शब्दों को सुनते हो तो आपके मन में कोई फेमस इंग्लिश मूवी आ जाएगी, किसी को अपने बचपन में देखा हुआ मैजिक शो याद आएगा, किसी को अपनी दादी द्वारा सुनाई गई डरावनी कहानी। पर आज जो कहानी आप पढ़ने वाले हो वह आपको इन सभी शब्दों से जुड़े नए मायने खोलकर दिखाएगी। ये कहानी एक देव नाम के लड़के की है जो अपनी 10वीं क्लास की परीक्षा देने वाला था। ये उम्र देव की चढ़ती जवानी की थी। देव पहले पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर लेता था, पर जब से उसकी दोस्ती कुणाल से हुई देव ने पढ़ना लिखना मानो छोड़ ही दिया था। देव के मम्मी पापा को देव पर भरोसा था कि वह अच्छा स्कोर करेगा, और भरोसा होता भी क्यों ना, माँ बाप को हमेशा अपनी औलाद से उम्मीदें होती हैं। पर किस्मत ने तो देव के लिए कुछ और ही प्लान बना रखे थे। देव और उसके परिवार दोनों की सोच से बिल्कुल अलग। बोर्ड की परीक्षा सिर पर थी, पर देव और उसके दोस्त कुणाल ने कहीं घूमने की सोची। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इसमें पूरा सहयोग कुणाल का ही था। कुणाल एक मस्त मौला लड़िचका था। पढ़ाई लिखाई से उसका कोई खास नाता नहीं था, पर मौज मस्ती में वह अव्वल था। कुणाल के कहने पर देव ने घर जाकर अपने प्लान को एक्शन में लाना शुरू किया। देव जानता था कि अगर वह सीधे जाकर अपने घर पर घूमने की बात करेगा तो पक्का मना हो जाएगा, इसलिए देव ने झूठ का सहारा लेने की सोची। अगले दिन सुबह निकलने से पहले देव ने थोड़े संकोच के साथ अपनी माँ से कहा, मम्मी आज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए मैं आज 5 बजे तक आ पाऊंगा। माँ ने देव को 500 रुपए दे दिए और मन लगाकर पढ़ने को कहा। देव उन पैसों के साथ खुशी खुशी निकला और कुणाल को बस स्टॉप पर मिला। आज कुणाल बाइक लेकर आया था। दोनों ने एडवेंचर पार्क जाने का निर्णय लिया। देव एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए उसे ऐसी जगहों पर जाने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए वह जाना तो चाहता था, पर 500 रुपए में भला कहाँ एंट्री होने वाली थी। देव ने निराशा भरी आवाज में कुणाल से कहा, यार कहीं और चलते हैं, मेरे पास बस 500 ही रुपए हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। कुणाल ने लंबी सी मुस्कान देते हुए कहा, आज की ट्रीट मेरी है, तू बस टिकट ले ले। इतना सुनते ही देव की खुशी मानो तीसरे आसमान पर पहुंच गई। दोनों ने पूरे दिन खूब मस्ती की और समय का ध्यान ही नहीं रहा। वहीं पर देव की मुलाकात निशा से हुई। उसके वो खूबसूरत बाल, गुलाबी होठ, ब्राउन आईज, मानो कोई परी दूसरी दुनिया से सिर्फ उसी के लिए आई हो। देव की आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी, न उसने कभी कोशिश की थी, पर आज वो निशा की ओर मानो खींचा चला जा रहा था। तीनों के बीच दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी, मानो निशा भी देव से करीबी बढ़ाना चाहती थी। जब तीनों बाहर निकले तो कुणाल ने अपनी बाइक की चाबी देते हुए एक शरारती सी मुस्कान के साथ देव से कहा, ले भाभी को घर छोड़ दस दे, शाम हो चुकी है, बाइक कल स्कूल में दे दियो। बस मानो कुणाल ने देव के मन की बात परख ली थी। देव ने एक बार में ही चाबी ले ली। कुणाल ने देव को चाबी के साथ कुछ पैसे भी दे दिए। बस इतना देव के लिए काफी था। उसने कुणाल को गले लगाया और निशा के पीछे दौड़ता हुआ पहुंचा। शायद दोस्ती इसी को कहते हैं, बिना कहे एक दूसरे की बात समझ लेना और बिना कहे ही एक दूसरे की मदद कर देना। पर देव बेचारा, उसकी तो लड़कियों के सामने जाते ही हालत खराब हो जाती थी, और यहाँ तो निशा जैसी खूबसूरत लड़की थी। आखिर देव उससे बाहर जाने के लिए कैसे पूछता। वहीं दूसरी तरफ कदे कुणाल ने इशारा करते हुए कहा, भाई डर मत, बस पूछ ले। कुणाल को ऐसे बोलते देख देव ने थोड़ा शर्माते हुए निशा से पूछा, मैं आपको घर छोड़ दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। निशा ने भी अपनी आंखों के इशारे से हाँ कहा और पीछे बैठ गई। पहली बार देव किसी लड़डिचकी के साथ जा रहा था, वो भी इतनी खूबसूरत लड़डिचकी के साथ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। शाम का सुहाना मौसम, एक खूबसूरत लड़डिचकी बाइक पर पीछे बैठी थी, पर देव बिना कुछ बोले अपने मन में बद्दत ढा रहा था। यार कितनी प्यारी है ये, क्या ये मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है? क्या मैं इससे कुछ बोलूं? पर अगर इसने मुझे गलत समझ लिया तो? उन्हें चलते चलते लगभग 10 मिनट ही हुए होंगे। इतने में निशा ने अपनी प्यारी सी आवाज में पूछा, आपको आइसक्रीम पसंद है? बस देव को यही तो एक मौका चाहिए था। उसने भी थॉट एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, जो आपको पसंद है मुझे वो सब पसंद है। इतना कहकर उसने बाइक साइड में लगाई। दोनों आइसक्रीम खा ही रहे थे, इतने में माँ का फोन आया। माँ का फोन देखकर देव थोड़ा टेंशन में आ गया और घबराते हुए फोन उठाया। माँ फोन पर परेशान होकर बोली, बेटा कहाँ है, ठीक तो है? देव ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ माँ, वो कुणाल की बाइक खराब हो गई थी, बस उसी को ठीक करवा कर आ रहा हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इतना कहकर माँ ने फोन काट दिया। अब देव को अपने की पर बुरा लग रहा था कि वह ऐसे अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है। इतने में निशा घबराई हुई देव के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चलो यहाँ से, फिर कभी खाएंगे आइसक्रीम। इतना कहकर वो तेजी से बाइक पर बैठ गई। देव ने भी बिना सवाल किए बाइक स्टार्ट की और चल दिया। फिर देव ने निशा से पूछा, क्या हुआ?
मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? निशा ने फिर हड्ड हपताते हुए कहा। नहीं, तुम बस बाइक चलाओ। निशा मानो एकदम से कोई और ही बन गई थी। देव ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। अब देव समझ गया था कि मामला कुछ और ही है और उसने शांत रहना ही ठीक समझा। देव इन हालातों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि निशा रोने लगी। निशा रोते रोते बोली, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ देती हूँ, इसे कुछ मत करो। मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ, बस इसे छोड़ दो। देव भी एकदम से डर गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? क्या मैं बाइक रोकूं? इतने में निशा ने कुछ बदबदाना शुरू कर दिया। एस्फोस्ट्रोप्स लैक्टोस मिलेनियम, एस्फोस्ट्रोप्स लैक्टोस मिलेनियम। निशा बस इन शब्दों को पढ़ती जा रही थी। देव जैसे ही पीछे मुद्दा तो देखा कि निशा की आंखें लाल हो चुकी थीं और इतने में कुछ बोल पाता दोनों किसी चीज से जा टकराए। उस हादसे के बाद देव ने जैसे ही आंखें खोली वो अपने आप को डूबता महसूस कर पा रहा था। देव ने चौंकते हुए अपने आप से कहा, पानी में कैसे पहुंचा? देव ने अपने आप को संभाला तो पाया कि पानी उतना ज्यादा गहरा नहीं था। उसने अपने आस पास देखा, चारों तरफ पैदच ही पैदत थे, मानो किसी जंगल में आ पहुंचा था। देव ने होश संभाला और पानी से बाहर आया। बाहर आकर कुछ देर आराम किया और फिर बाहर का रास्ता ढूंढने की सोची। उसने एक दिशा में सीधे जाने का फैसला लिया। कुछ देर चलने पर देव को एक बेहद ही खूबसूरत फूल दिखाई दिया। बद्धा गहरा पीला रंग, उस अंधेरे जंगल में रोशनी बिखेरता हुआ वो फूल मानो देव को अपनी ओर बुला रहा था। देव ने उस फूल के पास जाकर जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, ऊपर से पानी की एक बूंद उसके चेहरे पर आ गिरी। अंधेरा होने की वजह से देव ऊपर कुछ देख न सका, पर थोड़ी देर बाद उसे ऊपर से दो लाल रंग की लाइट दिखाई दी। अंधेरे में जैसे वो चमकती रोशनी बढ़ती जा रही थी, पर जैसे जैसे वो रोशनी नजदीक आई, देव को पता चला कि जिसे वो लाइट समझ रहा था वो तो एक मगधे की आंखें थीं। देव उसे देखते ही भागने लगा, पर उस मगधे ने भी अपनी 6 टांगों से देव का पीछा करना शुरू कर दिया। वो मगधा लगभग 7 फुट का था। उसके बद्दे बद्दे मुंह से निकलते दांत उसे और ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। देव की रफ्तार पहले से बहुत तेज थी, पर फिर भी वो मकद्दा उसके नजदीक आता जा रहा था। अब देव थक चुका था और हार भी चुका था। इतने में देव ठोकर खाकर गिर पद्दा और उसने फिर उठने की कोशिश भी न की। अब देव अपनी हालत किस्मत पर छोड़ चुका था। पर क्या ये मेरा अंत है? क्या मैं ऐसी ही मौत मरने वाला हूँ? मेरी किस्मत में इतनी दर्दनाक मौत क्यों? और निशा, वो कहाँ गई? जैसे जैसे वो मकद्दा उसके नजदीक आ रहा था, देव के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहे थे। अब देव अपने अंत को अपनाने ही वाला था कि जैसे ही वो मकद्दा उस पर झपटा, अचानक एक तीर तेजी से आया और उस मकद्दे की एक आंख में घुस गया। मकद्दा घबराकर वापस भाग गया। देव ने तीर की दिशा में देखा तो पाया कि जिसने भी वो तीर चलाया था वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। अंधेरे में देव उस शख्स का चेहरा नहीं देख पा रहा था। इतने में वो जो कोई भी था कुछ बोल उठा, अगर लड़ना नहीं आता तो मौत के मुंह में क्यों जाते हो? जिंदगी से प्यार नहीं है क्या तुम्हें? वो बोलती गई और देव हैरानी से सुनता गया। आखिर उसकी आवाज थी ही इतनी मीठी। देव को उस मधुर आवाज को सुनकर पता लगा कि ये एक लड़की की आवाज है। फिर देव ने बद्दी ही मुश्किल से उसके चेहरे को देखने की कोशिश करते हुए कहा, जान बचाने का शुक्रिया। अगर आपको एतराज ना हो, आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगी? किसी मेट्रो स्टेशन के पास। देव की इस बात को सुनकर पहले तो वह लड़च की थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, फिर बड़ी ही बेरुखी से बोली, ठीक है, मैं कैपिटल तक जा रही हूँ, तुम्हें भी ले चलूंगी। इतना कहकर वो मुद्दा कर चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद जब चांदनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसका चेहरा दिखाई दिया। उसके बालों का रंग सुनहरा था, आंखें नीली और सुनहरे कवच को पहने हुए वो ऐसे लग रही थी मानो इंद्र की अप्सरा को चुराकर किसी ने देव के लिए भेज दिया हो। देव को अपनी ओर घूरता देख उस लड़की को थोड़ी शर्म सी आने लगी और गालों को लाल करते हुए वो बोली, कैपिटल आने वाला है, हम वहाँ से अलग हो जाएंगे, अपने घर चले जाना और फिर दोबारा ऐसी खतरनाक जगह मत आना। इतना सुनकर देव ने हाँ में सिर हिला दिया। देव इतना तो जान चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसे उस लड़की की सिर्फ आधी ही बातें समझ आ रही थीं। उस लड़की ने देव को ले जाकर एक बड्ढे से गेट पर छोड़ दिया। देव अभी तक यही नहीं समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में वह कुछ समझ पाता, वो लड्डेच की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर देव गेट से अंदर गया और इधर उधर टहलने लगा।
मानो ये सब उसके लिए एक सपने की तरह था। वहाँ पर इंसानों के साथ अलग अलग तरह की प्रजातियां भी थीं। कहीं मगरमच्छ जैसे लोग दो पैरों पर चल रहे थे, तो कहीं हाथ में जादुई छड्डियां लिए लोग लंबे लंबे कान वाले इंसानों को पकड़ दे कर ले जा रहे थे। घरों की बनावट बिल्कुल अलग थी। घर तो पक्के बने हुए थे, लेकिन उन पर टेरेस के बदले चिमनियां थीं। थोड़ा और आगे चलने पर देव ने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने अपने आसपास देखा तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। क्या देव अकेला था जो ये आवाज सुन पा रहा था? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने आवाज दोबारा सुनी, तुम मेरे पास मत आना वरना ठीक नहीं होगा। दूर हटो, दूर। आवाज किसी बच्ची की लग रही थी, इसलिए देव बिना सोचे समझे उस ओर भागने लगा। वहां पहुंचकर देव ने देखा कि एक छोटी बच्ची से दो आदमी उसका सामान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देव को देखते ही वो लडज की देव की तरफ भागी और देव के पीछे छिपते हुए बोली, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। देव कुछ समझ ही पाता। इतने में उनमें से एक आदमी बोला, ओए तू यहाँ नया लगता है, चुपचाप चला जा, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। इतने में दूसरा आदमी अपने हाथ में एक जादुई आग का गोला बनाते हुए बोला, हम दोनों सेकंड क्लासमेट हैं, तू हमारा सामना नहीं कर सकता। इतना कहते ही उस आदमी ने वह हमला देव की ओर फेंक दिया। देव ने तुरंत उस बच्ची को उठाया और हवा में कूद गया। वो हमला देव को बहुत ही धीमा लग रहा था, इसलिए देव को उससे बचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो दोनों आदमी जो उस लार्डचकी को परेशान कर रहे थे, बहुत ही हैरान नजर आ रहे थे। और होते भी क्यों ना। देव के लिए भले ही वह हमला धीमा हो, पर उनके लिए वो हमला धीमा बिल्कुल नहीं था। देव के नीचे आते ही उनमें से एक ने देव के ऊपर खंजर से वार किया, लेकिन वो काफी धीमा था। देव ने उसके हाथ को पकड़ डेच कर उस पर पलटवार किया और वो एक ही वार से दूर जाकर गिर गया। पर कैसे? देव तो कभी इतना ताकतवर था ही नहीं। वह यह सब सोच ही रहा था कि इतने में वे दोनों व्यक्ति वहां से भागने लगे, लेकिन उन्हें सामने से रॉयल गार्ड्स ने घेर लिया। लोहे के कवच में लंबी लंबी तलवारें लिए हुए 3 गार्ड्स थे। उनमें से एक ने कोई स्पेल पड़ा और वे दोनों आदमी बेहोश हो गए। फिर उनमें से एक गार्ड अब देव की तरफ आया। उसने आकर कहा, थैंक यू सर, आपकी वजह से ये दोनों पकड़े गए। इनके ऊपर 500 सिल्वर कॉइन का इनाम था, ये लीजिए। सिल्वर कॉइन, जादू और लिखने की अलग भाषा। अब देव समझ चुका था कि यह एक अलग ही दुनिया है और उसकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट गई है। न यहाँ निशा होगी, न देव के माँ बाप, और न ही हर वक्त उसकी मदद करने वाला दोस्त कुणाल। उसे वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा और साथ ही यहाँ पर जीना भी होगा। जिस बच्ची को देव ने बचाया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप यहाँ पर नए लगते हैं, आप चाहो तो मैं आपको होटल तक छोड़ दे सकती हूँ। देव ने सिर हाँ में हिलाया और वे चलने लगे। उस बच्ची के कपड़े पुराने और फटे हुए थे। देव समझ गया था कि वह एक गरीब परिवार से है। देव ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, मेरा नाम देव है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं टीना हूँ सर। और फिर टीना ने हंसते हुए पूछा, सर आप कहाँ से हो? आपके कपड़े धीरे बहुत अलग हैं। देव ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को देखते हुए कहा, हाँ मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पर। टीना ने फिर अपने भोलेपन से कहा, सर आपने एक सेकंड क्लासमेट को हरा दिया, आप जरूर बहुत ताकतवर होंगे। टीना की इस बात का देव के पास कोई जवाब नहीं था। टीना ने फिर देव को होटल पर ले जाकर छोड़ दिया। अब देव ने उससे खाने के बारे में पूछा तो टीना ने कहा, यहाँ का लेग पोक बहुत मशहूर है। देव ने फिर उसे अपने साथ खाने को बुलाया और सच में वहाँ का खाना लाजवाब था। देव पहली बार ऐसा कुछ खा रहा था। खाने के बाद देव ने टीना को धन्यवाद कहते हुए 50 सिल्वर इनाम में दिए। टीना ने पहले तो लेने से मना कर दिया, फिर उसने ले लिया। देव भी जानता था कि उसे इन पैसों की जरूरत है। अब देव को इतना तो पता लग चुका था कि यहाँ आकर वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। बस अब अपनी ताकत की सीमा को जानना था। एक रात बिताने के बाद होटल की स्टाफ में से एक लड़की ने देव के कमरे के बाहर आकर नॉक किया। देव ने कहा, कम इन। स्टाफ की उस लड़की ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपके लिए हमारे होटल की तरफ से फ्री नाश्ता। सर अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछ लूं? देव ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, जरूर। वो प्यारी सी लड़की जो अभी अभी देव के लिए खाना लेकर आई थी, उसने बैठते हुए कहा, आप भी जरूर द एकेडमी ऑफ सॉर्सरी में एडमिशन लेने आए होंगे? देव ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूँ, अब तो बस कोई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। फिर वह लड़की बोली, आप एक बार उसका एग्जाम देने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आपका एडमिशन वहां हो गया तो आपको खाने और रहने की कोई फिक्र नहीं होगी। और तो और अगर आप एग्जाम में जरूरत से ज्यादा स्कोर करते हो तो फीस भी माफ हो सकती है। फिर आप कहीं पर काम ढूंढ लेना।
देव ने उसे इन सारी जानकारियों के लिए धन्यवाद कहा। उसी लड्डेचकी ने बताया कि एग्जाम में अभी 1 हफ्ता है और अगर देव थोड़ी सी फीस देगा तो वह उसे पढ़ने में मदद कर सकती है। देव के पास पैसों की तो कमी थी, पर उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने उसके लिए हाँ कर दी। 7 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। देव को प्रीति ने इस दुनिया के बारे में सारे बेसिक बता दिए थे और आज देव को एग्जाम के लिए जाना था। प्रीति ने उसे ऑल द बेस्ट विश किया और देव एग्जाम के लिए निकल गया। देव को प्रीति से पढ़ाते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। देव ने इतने में इस दुनिया के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर ली थी, पर भाषा को पढ़ना और लिखना वह अभी भी नहीं सीख पाया था। इस दुनिया की बेसिक आप लोग भी समझ ले तो इस कहानी का मजा 2 गुना हो जाएगा। इस दुनिया में कुल 7 किंगडम थे। लावण्या किंग रॉबिन का, रेप्टिया क्वीन मार्गरेट का, मेटिया क्वीन टेटिया का, ट्रैक किंग टेस्टिन का, इंच किंग एरो का, मेट्रोपट क्वीन मिया का, व्योम किंग एरावत का। जिस जगह पर देव हैं वो लावण्या की राजधानी महतीक थी। यहाँ पर कुल 9 तरह की प्रजातियां रहती है, जिसमें सबसे ताकतवर थे गॉड और फिर डीमॉन्स। बाकी सारी प्रजाति मिलकर एक साथ रहा करती है, जिसमें इंसान, एल्व्स, बीस्ट, ट्रोल्स, वेम्पायर, वुल्व्स, मॉन्स्टर, वेम्पायर मॉन्स्टर्स। वुल्व्स इंसानों से अलग जंगल में रहते ही या इंसानों को खाकर या उनका खून पीकर जिंदा रहते हैं। इनमें से कुछ जानवरों को खा पीकर भी जी लेते हैं। डीमॉन्स इस दुनिया में नहीं रहते थे। गॉड से लड़ाई के बाद उन्हें इस दुनिया के नीचे कैद कर दिया गया था। जादू भी कई तरह के हैं, विंड, फायर, वाटर और अर्थ। इन चारों को बेसिक एलिमेंट कहा जाता है। इन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बस उसके अंदर मैजिक सीखने का गुण होना चाहिए। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिसमें ये गुण नहीं होता था। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो किसी भी हालत में मैजिक को अपना नहीं बना सकते थे। इन सब बेसिक एलिमेंट के बाद अब आते हैं सुप्रीम मैजिक। ये वो मैजिक है जिन्हें सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही, जो कि इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल कर पाते हैं, और उन लोगों को समाज में उच्च कोटि का दर्जा दिया जाता है। इन सुप्रीम मैजिक के 4 टाइप्स है, स्पेस, लाइट, होली, शेडो। एक और मैजिक भी है, पर उसे करने के लिए आपको किसी भी टाइप सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। इसे कहते हैं ब्लड मैजिक। मैं जानता हूँ ये बातें आपको बोर कर रही होंगी, पर इस कहानी को समझने के लिए इन सब बातों को जानना बेहद ही जरूरी है। बिना देरी करे मैं आपको आपके उस सफर पर वापस ले चलता हूँ जहाँ से मैं आपको यहाँ खींच लाया था। देव उस होटल से निकलकर रास्ता पूछ ही रहा था कि इतने में पीछे से भागती हुई प्रीति आई। जी हाँ, वही प्रीति जिसने देव को इस दुनिया के सारे बेसिक्स के बारे में जानकारी दी थी। प्रीति सीधा आकर देव के सामने रुकी और जल्दबाजी में हांफते हुए देव से बोली, जल्दी चलो वरना ट्रेन निकल जाएगी इससे पहले। देव कुछ बोल पता, प्रीति ने देव का हाथ पकड़कर खींचते हुए भागने लगी। देव प्रीति की हरकत को देख थोड़ा सा चिढ़ गया था। देव थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अरे कहाँ ले जा रही हो तुम मुझ पर? प्रीति ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं और देव को ले जाकर ट्रेन पर सीधा चढ़ा दिया। देव ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं लेट हुआ तो तुम जिम्मेदार होगी। देव अपने इस एडमिशन को लेकर बहुत सीरियस था, क्योंकि यही एक मौका था देव के पास अपने लिए एक पहचान बनाने का और इस दुनिया के बारे में और जान सकते। प्रीति को देव का यूं बात करने का अंदाज पसंद नहीं आया और वह मुंह फुलाते हुए बोली, इस ट्रेन के अलावा वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। रास्ते में तरह तरह के खतरे हैं, तुम कहीं लेट ना हो जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें रास्ते में कुछ नहीं बताया। इतना कहकर प्रीति सीट पर जाकर बैठ गई। अब देव को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि एक नई दुनिया में मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली और देव अब उसे खोने वाला है। देव ने उससे माफी मांगने का सोचा, इतने में एक आवाज आई, ले लो भाई ले लो, भैया भाभी के लिए ले लो, अंकल आंटी के लिए ले लो, पापा मम्मी के लिए ले लो, स्पेशल कांच के फूल ले लो। जिसको भी दोगे वो खुश हो जाएगा, रूठा मान जाएगा, सोया जाग जाएगा और लंगड़ा भाग जाएगा। ले लो भाई ले लो कांच के फूल। देव ने बड़ी ही हैरानी से पूछा, भाई एक दिखना तो जरा। उस फूल बेचने वाले ने मुंह बनाते हुए कहा, 5 सिल्वर का एक है, पैसे दो और पूरे रास्ते देखो। 5 सिल्वर का एक इतना महंगा? इतने में तो देव और प्रीति दोनों का पूरे दिन खाना आ जाएगा। पर सच्ची दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए देव ने उन फूलों खरीद कर तोहफे की तरह देना ठीक समझा। वैसे भी लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं, देव का तो यही मानना था। देव उस फूल को लेकर प्रीति के बगल में जा बैठा और देव ने वो फूल प्रीति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सॉरी यार, तुम्हें पता है ना मैं अकेला हूँ, इसलिए घबरा गया था कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। देव ने इतना बोला ही था कि प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर आगे से मुझ पर चिल्लाना मत। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है
जो बिना बात के चिल्लाते हैं। देव ने जैसे ही उसे वो फूल दिया, प्रीति हंसने लगी और बोली, ये क्यों लिया? सबको पता है कि ये नकली है। देव को मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया और वो बोला, नकली है मतलब? प्रीति ने उस फूल को देव के हाथ से लिया और उसकी ओर अपनी उन काली काली आंखों से देखती हुई बोली, मुझे आज कई सालों बाद किसी ने कोई तोहफा दिया है, इसलिए मैं इसे संभाल कर रखूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये असली है या नकली। ये बात बोलते वक्त प्रीति की आंखें चमक रही थीं। प्रीति सच में उस तोहफे से बहुत खुश थी। उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो फूल असली है या नकली। देव का भाव प्रीति के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। फिर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए प्रीति ने बोलना शुरू करा, पर ये असली फूल इंच के अंदर उगता है। बस ये एक फूल कई मीलों तक उजाला कर देता है, पर अगर इस पर धूप की एक किरण भी पड़ती है तो मुरझा जाता है। प्रीति फिर देव को देखते हुए बोली, पर मेरे लिए तुम्हारा ये फूल किसी भी फूल से ज्यादा कीमती है। इतना प्रीति ने एक धागा निकाला और उस फूल को अपने गले में पहन लिया। इतने में उनकी बात चीत खत्म हुई ही थी। इतने में ट्रेन जोर से चिल्लाई, कुक कुक कुक, और प्रीति खुश होते हुए बोली, लो पहुंच गए। देव ने प्रीति से जल्दबाजी में पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? प्रीति ने अपनी प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा, अब जब तुमसे दोस्ती कर ही ली है तो तुम्हें नई जगह पर अकेला थोड़ी छोड़ूंगी, इसलिए मैं भी आ गई तुम्हारा साथ देने। इतना सुनते ही देव की खुशी का ठिकाना न रहा और उसकी खुशी ने उसके चेहरे की चमक को और बढ़ा दिया। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, आखिर सच्ची दोस्त का साथ किससे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि पिछले बीते कुछ दिनों में प्रीति और देव की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। जैसे ही वह दोनों ट्रेन से उतरकर बाहर आए तो देखा कि उनके सामने एक 9 फुट का आदमी खड़ा था। लंबी काली सी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल वाला व्यक्ति खद्दा था। सब बच्चों के उतरने के बाद उसने अपनी भारी सी आवाज में उस आदमी ने कहा, आप सबका एकेडमी ऑफ सॉर्सरी में स्वागत है। आपका टेस्ट यहीं से शुरू होगा। उसने फिर खांसते हुए कहा, मैं निश्चल हूँ, मेरा काम बच्चों की सुरक्षा करना है, पर आज आपका एग्जाम मैं ही लूंगा। फिर उसने अपनी लंबी सी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा, आपको इस जंगल से होकर गुजरना है। लगभग 2 किलोमीटर दूर एकेडमी है, आपको वहां तक पैदल जाना है। रास्ते में कुछ मॉन्स्टर है जो एकेडमी की सुरक्षा करते हैं, पर उन्हें इंसानी मांस बहुत पसंद है। फिर निश्चल ने एक डरावनी सी हंसी देते हुए बोला, और मैंने उन्हें कई दिनों से खाना भी नहीं खिलाया। आपको एकदम सीधा जाना है, जिसे डर लगे वो वापसी भाग सकता है, जो नहीं भाग पाएगा वो मॉन्स्टर के पेट में जाएगा, जिसमें एकेडमी की या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो बच के जाएगा वो अगले राउंड में पहुंच जाएगा। इतना कहकर निश्चल ने कोई मंत्र पढ़ा और गायब हो गया। देव के तो ये सब बात सुनकर ही पसीने छूट गए थे। आखिर उसे उस मुकद्दे का ख्याल जो आ गया था। पर इतने में प्रीति ने देव का हाथ पकड़ा और जंगल की ओर तेजी से चलने लगी। उसने देव की तरफ देखा और आंखों में विश्वास के साथ बोली, अगर तुम्हें डर लगे तो मेरे पीछे छिप जाना, वो पहले मुझे खाएगा फिर तुम्हें। और हंसने लगी। प्रीति के इस आत्मविश्वास को देख देव का भी डर खत्म हो गया था। देव ने भी बिना कुछ जवाब दिए प्रीति की ओर देखा और हंस दिया। इतने में वह जंगल के बीचों बीच थे। उनके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। देव झट से पीछे मुड़ा, पर कुछ न था। दोनों फिर थोड़े तेज कदमों के साथ आगे बढ़े। इतने में वो आवाज फिर आने लगी। प्रीति ने देव को मुड़ने से माना कर दिया और प्रीति एक स्पेल पढ़ने लगी, लियो पेट्रो चील्टियो। जैसे ही स्पेल खत्म हुआ उसने एक आग का गोला पीछे मुड़कर दे मारा। उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई, पर कोई दिखा नहीं दिया। देव ने प्रीति का हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगा। सामने से एक बड़ा सा वुल्फ आया। प्रीति उसे देखते ही एक जगह जम गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, पर प्रीति की आंखों में डर आराम से देखा जा सकता था। डरा हुआ देव भी था। आखिर एक 25 फुट लंबे वुल्फ से कौन नहीं डरेगा। पर प्रीति तो मानो जमीन से चिपक गई। देव ने जोर से चिल्लाया, प्रीति रन, प्रीति रन, पर प्रीति कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। प्रीति की आंख में आंसू आ गए और उसने फिर स्पेल पढ़ा, लियो पेट्रो चील्टियो, लियो पेट्रो चील्टियो। वो स्पेल को पढ़ती गई और रोती गई। आग का गोला बढ़ता गया और उसने उसे वुल्फ की तरफ फेंक दिया। वुल्फ की आंख पर वो जाकर लगा, जिसकी वजह से वुल्फ और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने देव को एक पंजे में दूर फेंक दिया और वो प्रीति की तरफ जाने लगा। उस वुल्फ को प्रीति की ओर बढ़ता देख देव के मन में बस यही ख्याल घूम रहे थे, क्या मैं इसे भी खो दूंगा? क्या मैं इतना कमजोर हूँ? अब देव बिना सोचे समझे उस वुल्फ की तरफ भाग लिया। उसने सोच लिया था कि अगर प्रीति को कुछ होगा तो उसके मरने के बाद। देव ने जाकर उस वुल्फ की पूंछ पकड़ ली और उसे पीछे की ओर खींचा, और सच में वो देव के लिए एक कागज की तरह हल्का लग रहा था। देव ने उसे खींचते हुए जंगल की ओर दे मारा और प्रीति को अपनी पीठ पर बैठा लिया और अकेडमी की तरफ भाग लिया। देव और प्रीति जैसे ही बाहर पहुंचा, वहां कई टीचर उनका इंतजार कर रहे थे।
उनसे पहले 3 टीम थी जो वहां पर पहुंची थी। प्रीति एकदम से देव की पीठ से उतरकर रोने लगी। देव ने उसे चुप कराया और उसकी आंखों को पोंछते हुए बोला, हम पहला एग्जाम पास कर चुके हैं, अब पास एक एग्जाम और देना है, फिर हम भी इसी एकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे। प्रीति ने देव की ओर देखते हुए रोना बंद कर दिया और बोला, थैंक यू। इतना कहकर वो चुप हो गई। देव ने भी एक मुस्कुराहट देकर और कुछ न कहा, क्योंकि किसी को उसके आंसू याद ना ही दिलाए जाए तो अच्छा है। दोनों दूसरे राउंड के लिए बिल्कुल तैयार थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद 150 बच्चे जंगल पार करके पहुंच गए। अब अगला टेस्ट शुरू होने को था। सब बच्चों को अंदर एक हॉल में ले जाया गया। स्टेज पर एक लंबी से दाढ़ी वाला आदमी आगे आया। उसके आते सब टीचर्स और बच्चे खड़े हो गए। फिर प्रीति ने बताया कि ये यहाँ के हेडमास्टर मिस्टर विलियम वॉटसन है। हेडमास्टर ने बोलना शुरू करा, हमारे पास आप सब बच्चों के लिए सीट है। अगर आप में से हर कोई सीट के लायक होगा तो हर किसी को सीट दी जाएगी, पर अगर आपसे से सिर्फ एक ही लायक होगा तो हम बस एक को ही लेंगे। तो आप ये ना सोचें कि हमें आपकी जरूरत है, हमें बस आपके हुनर की जरूरत है जो कल इस देश के खिलाफ उठने वाले हाथों को काट सके। इस हेडमास्टर का तो अलग ही रुतबा था। अब एकेडमी का दूसरा टेस्ट था। उससे पहले सबको खाने को नाश्ता दिया गया। प्रीति ने खाते खाते बोला, अगर तुम फेल हो गए तो सोच लेना, अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी। अब देव समझ चुका था कि प्रीति वापस से नॉर्मल हो गई है। इतने वह खाना खाकर फ्री हुए ही थी। इतने में एक अनाउंसमेंट हुई, कृपया सभी लोग एग्जामिनेशन हॉल की तरफ आ जाए, कुछ ही देर में परीक्षा का अंतिम दौर शुरू होगा। इतने कहते ही सब बच्चे सब कुछ छोड़ देच के उस ओर चल दिए। प्रीति और देव ने भी उनके साथ जाना ठीक समझा। हॉल में पहुंचते ही हेडमास्टर ने स्टेज पर से बोलना शुरू करा, तो बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं दूसरा दौर। इतना कहकर वो पीछे हट गए और एक जवान से व्यक्ति ने उनकी जगह ली। वह व्यक्ति उम्र में तो कुछ खास नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वेल्डोरा ने बोलना शुरू करा, नमस्कार दोस्तों, मैं इस एकेडमी में वॉर स्टाइल मैजिक पढ़ाता हूँ। मेरा नाम निकोला वेल्डोरा है। आपको आपके इस टेस्ट की जानकारी देने का मौका मुझे दिया गया है। आपको अंदर जाकर एक मैजिकल बीस्ट का सामना करना होगा, जो कि एक मूनस्टोन द्वारा आपकी मैजिक पावर के हिसाब से आपके सामने आएगा। आपको उससे किसी भी तरह हराना है। एक बार में केवल एक बच्चा अंदर जा सकता है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ हवा में हिलाया और एक जादुई दरवाजा खुल गया। बच्चों ने एक एक करके जाना शुरू करा। देव ने धीमी आवाज में प्रीति से पूछा, ये मूनस्टोन क्या होता है? प्रीति थोड़ा परेशान होते हुए बोली, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, इसे पाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। प्रीति बोलना खत्म हुई ही थी, इतने में एक पतली सी आवाज आई, मूनस्टोन दुनिया के सबसे कीमती स्टोन में से एक है। इससे अगर आप एक बार अपनी मैजिक पावर से चार्ज कर दो तो ये अपने आप उसी के जैसे मैजिक एनर्जी बना सकता, कुछ नहीं तो कम से कम 100 सालों तक। पर आपने अगर इसे एक बार सेट कर दिया तो आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। देव ने इस आवाज को सुनने के बाद पीछे मुड़ कर देखा तो एक दुबला पतला लड़का बड़ी सी मुस्कान के साथ हमारी ओर देख रहा था। देव ने अपना हाथ, रोशन, नाइस टू मीट यू। रोशन की पर्सनैलिटी कुछ खास न थी। एकदम दुबला सा शरीर, गहरा गेहुआ रंग और घुंघराले बाल। इतने में वह सब ये बातें कर रहे थे, एक अनाउंसमेंट हुई, मिस प्रीति प्लीज एग्जाम के लिए आगे आए। प्रीति भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी और उस रूम में जाकर उस स्टोन पर हाथ रख दिया। स्टोन में से सफेद रोशनी निकली। एकदम से एक मकड़ी प्रीति के सामने आ गई, पर प्रीति ने बड़ी ही फुर्ती से उसके उस मकद्दी के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और अपना स्पेल, लियो पेट्रो चील टियो लियो पेट्रो चील टियो लियो पेट्रो चील टियो लियो पेट्रो चील टियो को बार बार पढ़ते हुए एक जगह पर खड़ी हो गई। मकड़ी इतने में उसकी ओर बढ़ पाती, इतने में उसके चारों तरफ से आग के गोलों की बारिश सी हो गई। वहां पर मौजूद जितने भी टीचर थे, सबने तालियों के जरिए प्रीति के इस प्रदर्शन की सराहना की। रोशन भी एक बहुत ही अच्छा मैजिशियन था। उसने भी कुछ लम्हों में अपने एनिमी को ढेर कर दिया। अब आखिरकार देव का नंबर था। देव बड़ा ही एक्साइटेड था कि आखिरकार देव को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। देव उत्साहित तो था ही, पर एक डर भी उसे सता रहा था कि क्या पता उसकी बारी में अंदर से क्या निकल जाए। वो ये सब सोचता हुआ जा ही रहा था कि वह ठोकर खाकर गिर गया। पूरे हॉल में बच्चों की हंसी गूंज उठी। ऐसे पूरे हॉल में हंसी के ठहाके लगते देख एक प्रोफेसर खड्डा हुआ और बढ़े ही कड्डश कब्ज में बोला, साइलेंस मिस्टर देव, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, और भी बच्चे हैं लाइन में। देव ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली और तेजी से जाकर उस स्टोन पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही एक आवाज हॉल में गूंजी, किसने अपनी मौत को बुलाया है? और देव के चारों तरफ अंधेरा छा गया।
है? चारों तरफ एक डरावनी और भारी सी आवाज सुनाई दी। कोई इससे पहले समझ पाता कि ये आवाज किसकी है। इतने में देव के चारों तरफ अंधेरा छा गया। कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अब तक एक से एक बढ़कर बच्चे आए, पर किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हुआ। देव, मैं ऐसा क्या था जिसने आसपास मौजूद न सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी हैरान कर दिया था? देव भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। देव को लगा कि शायद ये भी उसके टेस्ट का ही एक हिस्सा होगा। देव लड़खड़ाती आवाज में कहा, कौन है? सामने आओ। देव कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो आवाज फिर से आई। बच्चा, एक बच्चा। ये क्या मजाक? एक बच्चे ने मुझे कैसे बुला लिया? आखिर मुझे एक बच्चा चैलेंज करने के लिए कैसे बुला सकता है? जहां उस काले धुएं में से वो अनजान शक्ति और देव के बीच ये सब बातें हो रही थी, वही उस कमरे के बाहर बच्चों और टीचर्स दोनों में ही एक चर्चा छिड़ी हुई थी। एग्जाम रूम के बाहर निश्चल, जो कि सब बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, निश्चल ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अपने आसपास मौजूद प्रोफेसर से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सर, हमें चेक करना चाहिए कि वह लैड डिचका ठीक है या नहीं। ये काला धुआं आज तक कभी नहीं आया। कहीं ऐसा न हो वो छात्र किसी मुसीबत में हो और हमसे देर हो जाए। निकोला वेल्डोरा, जो कि एकेडमी के में फाइटिंग टेक्निक सिखाया करते थे, उन्होंने ने भी निश्चल की हाँ में हाँ मिलते हुए कहा, सर, मैं निश्चल की बात से सहमत हूँ। वो बच्चा खतरे में हो सकता है। मैंने आज तक इतना शक्तिशाली ऑरा महसूस नहीं करा। ये बीस्ट जिसको भी देव ने बुलाया ही बेहद ही ताकतवर है वेल्डोरा। इतना कहते कहते शांत हो गया। सबको बस हेडमास्टर के जवाब का इंतजार था, पर हेडमास्टर तो न जाने किस पल की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने बिना किसी भाव को दिखाए उस रूम में देखते हुए कहा, रुको, जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा कोई अंदर नहीं जाएगा। ये बात कहने के बाद हेडमास्टर का हाथ भी अपने बालों की तरफ बढ़ा और उन्होंने सर को हल्का सा खुजलाते हुए अपने मन में सोचा, आखिर मैं भी तो देखूं ये लैडिच का है क्या चीज। इतना ताकतवर और वो सिर्फ एक बीस्ट का। हेडमास्टर देव की ताकत को आजमाना चाहते थे। अगर इस आजमाइश में देव को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़े तो भी शायद हेडमास्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही टेंशन का माहौल बच्चों में भी उतना ही था जितना बाहर मौजूद बच्चों में था। सब लोग बाहर टेंशन में थे, खासकर की प्रीति, क्योंकि शायद प्रीति ने बात देव को नहीं बताई थी, पर देव प्रीति का इकलौता दोस्त था। वो देव को ज्यादा तो नहीं जानती थी, पर जब से देव ने प्रीति को उस वुल्फ से बचाया था, देव के लिए उसके दिल में एक अलग ही जगह बन गई थी। इधर बाहर सबके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वही देव के आसपास मौजूद धुआं हल्का हल्का साफ होने लगा। सबकी निगाहें बस देव की ओर थीं। धुआं साफ होते ही देव ने अपने सामने खड़े एक बड़े से ड्रैगन को देखा। बस अब क्या था, देव डर के मारे कुछ बोल न पाया, और आखिर बोलता भी कैसे। देव ने आज तक कभी भी नहीं सोचा था कि उसके सामने एक जीता जागता ड्रैगन खड़ा होगा। इतने में ड्रैगन ने अपनी डरावनी आवाज में जोर से गुर्राते हुए कहा, मैं हूँ द ग्रेट ड्रैगन एम्परर एल्दियागो। तू नहीं जानता कि तूने किसे बुलाया है। अभी मैं तुझे मौका देता हूँ, चला जा, वरना तेरे साथ ये सब भी अपनी जान गंवा देंगे। एल्दियागो का इशारा बाहर मौजूद बच्चों और टीचर्स की तरफ था। अब सारे बच्चे और टीचर भी एल्दियागो की इस धमकी को सॉफ्ट सुन पा रहे थे। लोगों के लिए अपने आप में ही ये बात मानना बड़ी बात थी कि देव ने एक ड्रैगन को बुला लिया था, और अब वो ड्रैगन न सिर्फ देव को बल्कि वहाँ मौजूद हर किसी को मारने की धमकी दे रहा था। इतना कहकर एल्दियागो ने देव के ऊपर अपना मुंह खोलते हुए आग से हमला करा। देव वैसे तो कुछ पलों के लिए जम गया था, पर जैसे हाथ जब किसी गर्म बर्तन से टच होने पर शरीर अपने आप काम करता है, ठीक उसी तरह पर देव के शरीर ने भी बड़ी फुर्ती से अपना बचाव करा और हवा में कूदा। पर यह ड्रैगन कोई आम बीस्ट नहीं था। एल्दियागो ने अपने पंजे से हवा में ही देव पर वार करा, और इस बार देव बच न सका और दूर जाके उस कमरे की दीवार से टकराया। ये कमरा एक जादुई कमरा था जिसे खुद हेडमास्टर ने बनाया था, वरना कोई आम दीवार होती तो अब तक चकनाचूर हो जाती। देव और ड्रैगन के बीच उस लड़ाई को देख बच्चों में अफरा तफरी मच गई। सब आपस में बात करने लगे। हॉल में शोर होने लगा। सबके मन में डर था कि इस लड़के के मरने के बाद क्या वह ड्रैगन सच में सबको मार देगा। हालत बिगड़ने लगे। बच्चों का डर बढ़ता ही जा रहा था। हालात को बिगड़ता देख हेडमास्टर ने गुस्से भारी आवाज में कहा, जब तक मैं ना कहूं कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इतना कहकर हेडमास्टर उस मुकाबले को और ज्यादा गौर से देखने लगे। हेडमास्टर उस मुकाबले का एक भी पल नहीं छोड़ना चाहते थे। न जाने क्यों, पर हेडमास्टर का इंटरेस्ट देव के अंदर कुछ ज्यादा ही था। इधर देव को एल्दियागो के उस हमले से चोट तो आई थी, पर देव इतना भी जान चुका था कि उसकी ताकत पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बात को सोचकर देव थोड़ी हिम्मत जुटा पाया
और बिना डरे फिर से एल्दियागो की ओर झपटा। एल्दियागो ने फिर से देव की तरफ अपनी आग की लपटें फेंकी। देव ने बद्दी ही खूबसूरती से बचाव करा, पर देव उसकी आग से तो बच गया, पर एल्दियागो के पंजे के वार से न बच सका और एल्दियागो के उस जोरदार हमले से दूर जाकर पट डहा। देव फिर से एक बार खदहा हुआ और जब अपने सर पर देव को थोड़ा सा गीलापन महसूस हुआ तो देव ने अपने सर पर हाथ फहराया। उसने पाया कि उसके सर से बड़ी मात्रा में खून बह रहा है, पर अब देव का आत्मविश्वास बेहद बढ़ गया था। देव ने उस खून को साफ करते हुए एक मुस्कान दी और एल्दियागो की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम अभी अपनी हार मान लोगे तो मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ देगा। मौका है, हार मान लो, शायद मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूं। देव की इस बात को सुन वहां पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आखिर देव की हालत सबको दिख रही थी, फिर भी मुंह से ऐसे शब्द। सब देव को पागल समझ रहे थे, पर दूसरी तरफ हेडमास्टर के लड़डेचके का मैच देखने को मिल रहा था। इतना सुनते ही एल्दियागो के चेहरे पर हंसी आ गई और एल्दियागो हंसते हुए बोला, तू क्या मुझे नुकसान पहुंचाएगा? चल, अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना भरोसा है तो मैं वादा करता हूँ, अगर तू मुझे हराने में कामयाब हो गया तो मैं जिंदगी भर के लिए तेरी गुलामी कबूल कर लूंगा। इतना कहकर एल्दियागो जोर जोर से हंसने लगा। एल्दियागो के शब्द और हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। लोगों में बातें होने लगी, ये तो आज अपने साथ साथ हमें भी मरवा कर चौधेगा। तो कोई कह रहा था, अगर इसे सच में इसे हरा दिया तो क्या ये सच में ये ड्रैगन इसका गुलाम बन जाएगा? अब सब लोगों के बीच यही चर्चा होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ देव के मन में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जानता था, पर हाँ, देख इस बात ने सबको एक अचंभे में जरूर डाल दिया था। आज इतने कोई समझ पाता कि देव के दिमाग में क्या चल रहा है। देव तेजी से ड्रैगन की ओर बढ़ा। सब लोग चौंक गए। ड्रैगन ने अपने पंजे से उस पर वार करा, पर अब की बार उस हमले से बचने के बजाय देव ने उसे सीधा अपने ऊपर ले लिया। सबको लगा कि आज तो ये लड्डिच का अपनी जान गवा ही बैठेगा, पर एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद न थी। देव उस हमले को रोककर ड्रैगन का एक नाखून तोड़ लिया। ड्रैगन ने ऐसा होते ही दर्द में चिल्लाया, आ! पर देव ये जानता था कि उस ड्रैगन को रोकने के लिए उसके पास कोई सक्षम हथियार नहीं है, इसलिए बिना वक्त गवाए देव जादू स्टोन की तरफ भागा। देव को खुद नहीं पता था कि देव उस स्टोन से क्या करेगा। बस देव के मन में जो भी ख्याल आते जा रहे थे देव वो करता जा रहा था। इतने में कोई कुछ समझ पाता कि क्या हुआ। इतने में वो स्टोन चूर चूर हो गया। चारों तरफ एक तेज रोशनी हुई और देव वहीं बेहोश हो गया। देव की आंख सीधा रात के 2 बजे खुली। उसने इधर उधर देखा तो उसे प्रीति वहीं एक कुर्सी पर लेटी दिखाई दी। एकदम बच्चे की तरह कुर्सी पर सोते सोते इधर उधर लुढ़क रही थी। देव ने उसे बड़े प्यार से कुर्सी से उठाया और बिस्तर पर सुला दिया। देव थोड़ी ताजी हवा के लिए बाहर आया तो पता चला कि वह एकेडमी के ही अस्पताल में है। वह बाहर हॉल में आकर खिड़की पर बैठ गया। इतने में आवाज आई, मास्टर अब आपको कैसा लग रहा है? आवाज सुनते ही देव पहचान गया कि ये एल्दियागो है, पर वो उसे दिख क्यों नहीं रहा। उसके मुंह से मास्टर सुनकर देव ये तो समझ गया था कि वह शर्त जीत गया है, पर क्या वह इस पर भरोसा कर सकता है? इतने में फिर से आवाज आई, आपसे लड़ाई के बाद से मेरी शक्तियां कम हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपके शरीर के अंदर समा चुका हूँ। मूनस्टोन के बाद बस आप ही है जो मुझे आसरा दे सकते हैं। देव ने थोड़ा सोचने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है, पर तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। एल्दियागो ने धीमी सी आवाज में कहा, मैं आपको अपना मास्टर मान चुका हूँ। जो भी आपका हुक्म हो वो मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक तो मेरा पहला हुक्म है कि तुम मुझे मास्टर नहीं देव कहकर बुलाओगे और मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह समझोगे। फिर एल्दियागो ने खुशी के साथ कहा, ठीक है मास्टर। ओह, मेरा मतलब देव, आज से मेरी शक्तियों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी स्पेल सीखे हैं सब तुम्हारे, बस तुम्हें ध्यान लगाकर उन्हें अपने अंदर से ढूंढना होगा। इतने सुनते ही देव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फटाफट नए स्पेल के लिए अपनी आंख बंद कर ली, पर थोड़ी देर बाद ध्यान लगते लगते उसके आंख ही लग गई। सुबह 7 बजे जैसे ही देव की आंख खुली तो उसके सामने प्रीति थी। उसने देव की आंखों को खुलता देख उसे गले से लगा लिया। ये सब चल ही रहा था, पीछे से आवाज आई, मैडम ये थेरेपी आप बाद में देना, पहले मुझे चेक कर लेने दो। इतना सुनते ही प्रीति के गाल लाल हो गए और वो पीछे हट गई। हीलर ने कुछ स्पेल पढ़े और उसके बाद बोली, अब तुम ठीक लग रहे हो, पर फिर से ऐसा मत करना। देव ने हाँ में सर हिला दिया। प्रीति कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में एक जानी पहचानी सी आवाज आई, ओए आज पहले दिन ही लेट जाना है क्या? ये आवाज रोशन की थी। देव तेजी से खड़ा हुआ और वह तीनों तेजी से चल दिए। एडमिशन की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वह एकेडमी में घुसे ही थे। इतने में एल्दियागो ने गंभीर होकर देव से कहा,
देव, वो मूनस्टोन अभी पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसके कुछ टुकड़े अभी भी काम आ सकते हैं। मैं उन्हें महसूस कर पा रहा हूँ एल्डियागो की इस बात से। देव थोड़ा परेशान हो गया कि इसकी बात मानी जाए या नहीं। देव ने उसकी बात मानने का सोचा। उसने प्रीति से कहा, तुम लोग चलो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। वह बच्चों की नजरों से बचता बचाता एग्जामिनेशन रूम में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही एल्डियागो ने कहा, देव, यही मुझे मूनस्टोन के टुकड़े महसूस हो रहे हैं जिनमें लाइफ बाकी है। मैं अभी ढूंढ लाता हूँ। इतना कहकर ड्रैगन एक छोटे से रूप में मेरे सामने आया और वो 2 मूनस्टोन के टुकड़े ढूंढ लाया। ड्रैगन ने वो 2 टुकड़े लाकर देव को दे दिए। देव भी उसके अंदर की ताकत को महसूस कर सकता था। फिर उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह बड्डी ही तेजी से बाहर आकर अपना क्लासरूम ढूंढने लगा। इतने में प्रीति ने आवाज दी, यहाँ पर आ जाओ देव। यहाँ पर देव ने अपने क्लास की ओर जाते जाते ड्रैगन से पूछ, अगर तुम इतना प्यारा रूप ले सकते हो तो उस बड़े ड्रैगन की फॉर्म में क्यों मिलते हो? एल्डियागो ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ड्रैगन को उसकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उसकी ताकत के लिए जाना जाता है, इसलिए मैं सबको अपनी बड़ी फॉर्म में मिलता हूँ। वैसे ताकतवर अपोनेंट से लड़ने के लिए मेरे पास एक और फॉर्म भी है, पर वो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता। इतना कहकर वो चुप हो गया। देव अपने क्लासरूम तक भी पहुंच गया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि देव, प्रीति, रोशन तीनों एक ही क्लास में थे। उनकी क्लास एक भी थी। टोटल 4 सेक्शन थे और कमाल की बात तो ये, किसी भी बच्चे को फेल नहीं करा गया था। जो भी बच्चा 2 फेज में पहुंचा उसे सीट दी गई थी। पहले लेक्चर में प्रोफेसर तिवारी आए। सब बच्चों को नई किताबें, मैजिकल बैग, पोशन बनाने की किट, समनिंग के लिए एम्बलम्स और भी बहुत सी चीजें मिली। मिस्टर तिवारी आज बच्चों को डीमनस और गॉड्स की लड़ाई के बारे में बता रहे थे। देव उनकी बात तो समझ पा रहा था, पर इस दुनिया की लिखाई अभी भी उसकी समझ से परे थी। क्लास खत्म होते ही देव ने प्रीति से पूछा, क्या तुम मुझे यह की भाषा को लिखना और बोलना सिखा सकती हो? तुम चाहो तो फीस भी ले लेना। प्रीति ने भी बिना वक्त गवाए जवाब दिया, ठीक है, शाम 7 बजे रोज मैं तुम्हारे हॉस्टल में आकर सिखा दूंगी। फीस रहने दो, अब तो हम वैसे भी दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद उनकी समानिंग मैजिक की क्लास हुई। इसमें उन्हें गॉड, डीमन, स्पिरिट और बीस्ट को समन के बारे में सिखाया गया। डिमॉन्स को समन करना बैन था क्योंकि वो इंसान की सोल को करप्ट करके उसे अपने काम में इस्तेमाल करते थे। गॉड को समन करने की पावर सिर्फ एलीट क्लास मैजिशियन में ही होती थी। स्पिरिट को समन करने के लिए ताकत मायने नहीं लगती थी। स्पिरिट अपने आप अपने लिए साथी चुनती थी। बीस्ट को कोई भी समन कर सकता था। मैजिशियन के पावर लेवल से बीस्ट की पावर डिसाइड होती थी। फिर आती थी मैजिशियन की क्लास। ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड थी। लो लेवल 1 क्लास, 2 क्लास, वॉरियर लेवल, मास्टर लेवल, एलीट लेवल, मैजिस्टिक लेवल। आखिर में आते थे गॉड लेवल मैजिशियन, जिनकी ताकत भगवान के समान मानी जाती थी। ऐसे सिर्फ 10 मैजिशियन जिंदा थे, जिसमें थे एक हमारे हेड मास्टर। जब से देव इस दुनिया में आया था, जब से आज पहली बार उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा था जो वह चाहता था। वह ये सोचकर खुश हो ही रहा था कि प्रीति ने थोड़ा चिंतित ढंग में बोली, देव एडमिशन तो हो गया, पर थोड़ा बहुत पैसा तो कमाना पड़ेगा ही। देव को उसकी बात ठीक लगी। इतने में वह उसका कुछ जवाब देता रोशन ने बोला, अगर तुम्हें पैसों की टेंशन है तो स्कूल एडवेंचर गिल्ड में जाकर मिशन करो ना, पैसा भी कमा लोगे और तुम्हारे मूव्स भी बेटर हो जाएंगे। इतने देव उसकी बात समझ पाता। इतने में प्रीति बोली, मिशन के लिए तो कम से कम तुम्हें लेवल 2 का मेज तो होना ही चाहिए। रोशन ने फिर अपनी बड़ी से मुस्कान दिखाते हुए कहा, यही तो इस एकेडमी की खास बात है। अगर तुमने यहाँ एंट्रेंस क्लियर कर लिया तो तुम अपने आप ही लेवल 2 माने जाओगे। देव अभी भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। इतने में प्रीति बोली, देव तुम चलो, मैं तुम्हें खाना खाते खाते समझा दूंगी। प्रीति ने वही अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलना शुरू करा, जैसा कि तुम जानते हो इस दुनिया में ढेरों मैजिकल खतरे हैं जिनका आम आदमी सामना नहीं कर सकता, और कई ऐसे काम हैं जिन्हें एक मेज आम इंसान से काफी तेजी से कर सकता है। इसलिए वो लोग जो ऐसे काम को कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, वो गिल्ड के अंदर रिक्वेस्ट डालते हैं और काबिल मैजिशियन उस जॉब को करके फीस लेते हैं। पर कई बार ऐसी जॉब में जान का भी खतरा होता है, इसीलिए हम दोनों जॉब को एक साथ करेंगे और आधा आधा पैसों को बांट लेंगे। प्रीति की बात खत्म हुई ही थी, इतने में किसी ने देव के ऊपर हाथ रख दिया। अरे ये तो वही लड़की थी जिसने उसकी जंगल में जान बचाई थी। देव ने फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हे मैं देव शर्मा हूँ, लास्ट टाइम के लिए थीनक्स आपका नाम। सब जैसे चौंक गए थे। देव भी यही सोच रहा था कि उसने ऐसा क्या बोल दिया। इतने में प्रीति ने उसके करीब आकर बोला, अरे तू इन्हें नहीं जानते, ये महान किंग रॉबिन की बेटी प्रिंसेस लिली है। ओह, तो वो प्रिंसेस थी। अब देव को इस बात पर कोई शक न था। ऐसी खूबसूरती किसी प्रिंसेस की ही हो सकती थी। प्रिंसेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हेलो मैं लिली,
हु नाइस टू मीट यू। क्या मैं भी आपके साथ खाना खा लूं? देव ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, एक बार आप प्रीति से पूछ लीजिए। प्रीति थोड़ा अटकते हुए बोली। जरूर मुझे क्या एतराज होगा। मेस में बैठे सभी लोग उन्हें ही घूर रहे थे, और घूरते क्यों नहीं, आखिर वो उस राज्य की प्रिंसेस के बगल में बैठकर खाना खा रहे थे। इतने में वहां पर एक गार्ड भागता हुआ आया और उसने प्रिंसेस को अपने साथ चलने को देव इतना तो उनके चेहरे के हाव भाव से ही जान गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या उसका उनके मामले में फंसना ठीक था? इतने वह यह सब सोच ही रहा था, इतने में प्रीति बोली, देव मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, हमें उनका पीछा करना चाहिए। देव ने कुछ सोचा और बोला, क्या हमारा ऐसा करना ठीक होगा? प्रीति ने कहा, कुछ काम हमें अपने दिल से करने चाहिए। और ऐसा कहकर हम खाने की टेबल से खड़े हो गए। देव जब से इस दुनिया में आया था, उसकी सुनने, देखने और समझने की ताकत काफी हद तक बढ़ गई थी। उसने अपनी सुनने की ताकत को एक जगह फोकस करा तो वह गार्ड और प्रिंसेस की बात सुन पा रहा था। रॉयल गार्ड ने बड़ी ही चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आपके छोटे भाई रियान को कुछ डार्क मजीशियन ने पकड़ लिया है। किंग चाहते हैं कि आप उसे बचा लें, क्योंकि आर्मी को वहां भेजना डिफेंस के लिए खतरनाक हो सकता है। देव ने ये बात सुनकर प्रीति को बताया तो प्रीति बोली, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रिंसेस को फंसाने के लिए ही जाल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही, आए उनकी मदद करनी चाहिए, पर हम उनके पीछे जाकर सिर्फ एक नजर तो रख ही सकते हैं। देव को लिली की बात एकदम ठीक लगी तो उसने हाँ में सर हिला दिया। दोनों ने प्रिंसेस का पीछा शुरू करा, पर वह जैसे ही अकेडमी के किनारे पर पहुंचे तो प्रिंसेस और उनका गार्ड उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर हवा में उड़ गया। पर देव और प्रीति के पास तो ऐसा कोई साधन था ही नहीं। देव यह सोच ही रहा था कि किस तरह से लिली का पीछा करा जाए। वह चाहता तो अपने ड्रैगन एल दियागो को बुला सकता था, पर उसने ऐसा न करना ही ठीक समझा। वह अपने लिए कुछ हथियारों को छिपा हुआ ही रखना चाहता था, ताकि जरूरत पड़ी बेचने पर वो उनका ठीक तरह से इस्तेमाल कर सके। पर फिर अब उसे उन दोनों का पीछा कैसे करना चाहिए? जंगल को पार करना तो बेहद ही खतरनाक है, न जाने कैसे कैसे खतरे होंगे उसमें। ये बात तो साफ थी कि बिना इजाजत जंगल पार करना ठीक नहीं है। देव इस कश्मोकश से जूझ ही रहा था कि इतने में एक स्पेल सुनाई दिया, एटोनी ए लेवियुसा। अरे ये तो प्रीति थी। स्पेल को पढ़ते ही उसके आसपास की बड्डे जोरों से हवा चलने लगी। पहले एक हवा का बवंडर प्रीति के इर्द गिर्द घूमा, फिर उसने प्रीति के पंखों का रूप ले लिया, और फिर प्रीति ने देव की ओर देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान दी और देव को दोनों हाथों से उठा लिया और लिली के पीछे उड़ चली। आसमान का नजारा कुछ अलग ही था। वह उनके नीचे जंगल में घूमते मॉन्स्टर को सॉफ देख पा रहा था। देव को मन ही मन बेहद खुशी थी कि उसने जंगल अकेले पार करने की नहीं सोची। जंगल में नीचे कहीं कहीं पर मकड़ियों को गुच्छे थे तो कहीं भेड़ियों के झुंड। यह नजारा देखकर ही देव के रोंगटे कड़िड़े हो गए थे। देव आसमान से उस नजारे को देख ही रहा था कि इतने में प्रीति हांफते हुए बोली, ये मेरी फैमिली का स्पेशल स्पेल है। इसे मेरे पर पूर्वजों को गॉड की लड़ाई के दौरान उनकी मदद करने पर दिया गया था। बेशक इस स्पेल से मुझे बेहद तेज रफ्तार मिलती है, पर यह मेरी ताकत को बेहद जल्दी खत्म करता है। प्रीति की रफ्तार इतना कहते कहते धीमे होने लगी। शायद देव के वजन की वजह से उसे देव को उठाने में परेशानी हो रही थी। अब देव को डर लगने लगा था कि कहीं प्रीति बेहोश ना हो जाए, क्योंकि प्रीति की बार बार बंद होती हुई नजरें इस बात का साफ सबूत दे रही थी कि प्रीति बेहद थक चुकी थी। देव ने प्रीति की तरफ चिंतित निगाहों से देखते हुए कहा, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे भी कुछ अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। देव प्रीति को एहसास नहीं कराना चाहता था कि वह सिर्फ प्रीति की वजह से ये बात कह रहा है। प्रीति ने भी हाँ में सर हिलाया और एक चट्टान के ऊपर जाकर देव को उतार दिया। प्रीति ने अपने पंखों को मौत देते हुए पहला कदम चट्टान पर रखा ही था कि प्रीति की आंखें बंद हो गईं और उसका पैर चट्टान से फिसला और वह जमीन की तरफ गिरने लगी। देव की तो मानो सांसें जैसे थमने लगी। वह भी बिना सोचे समझे प्रीति की तरफ कूदा। देव ने गिरते गिरते प्रीति का हाथ पकड़ा और वह चिल्लाया, ड्रैगन एम्परर मेरे पास आओ। एल दियागो तो मानो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने विशाल रूप में आकर प्रीति को पंजों में दबा लिया और देव को अपने ऊपर बैठा लिया और अपने बड्ढे बड्ढे पंखों को फैलाए एल दियागो ने एक लंबी उड़ाना भरी और देव और प्रीति दोनों को कुछ दूर साफ मैदान देखकर उतार दिया। उतारते के साथ ही एल दियागो फिर थोड़ी नाराजगी जताते हुए बोला, देव आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? मैं आपको इस लड़की से पहले पहुंचा देता। देखो बेचारी को क्या हालत कर दी तुमने इसकी। देव ने एल दियागो के सर पर हाथ को बड़े प्यार से फेरते हुए कहा,
मैं तुम्हें एक सीक्रेट वेपन की तरह रखना चाहता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर तुम मेरी मदद कर सको, क्योंकि मैं अभी यह नहीं जानता कि कौन कौन भरोसे के लायक है। वैसे भी तुम्हारी ताकत को हमें जब तक बचाना चाहिए तब तक हमें इस ताकत बेहद ज्यादा जरूरत न हो। एल्डियागो को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। देव के शब्द एल्डियागो के दिल में उतर गए थे। एल्डियागो ने अपना सर देव के हाथ के नीचे से हटाया और गर्व से ऊंचा करते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं आपको अपनी महान ड्रैगन फैमिली का सीक्रेट स्पेल देता हूँ, जिससे तुम बिना मेरी मदद के बिना भी दूर दराज तक सफर कर पाओगे। वैसे तो इस स्पेल को आज तक एक ही इंसान काबू में कर पाया है, बाकी जिसने भी कोशिश करी वो या तो अपनी जान गवाह बैठा या फिर कभी चलने के लायक नहीं बचा। एक बार तो एक आदमी की ऐसी हालत हुई थी कि वह कभी बाप बनने का सुख भी नहीं उठा पाया। इतना कहकर एल्डियागो जोर जोर से हंसा। फिर एल्डियागो ने अपना सर ऊंचा करते हुए बोला, पर जब आपने मुझे अपने काबू में कर लिया तो वो स्पेल की क्या औकात है। अगर कोई भी ऐसा आदमी जिंदा हिया जो इस स्पेल के लायक है तो वह सिर्फ आप है। इतना कहकर उसने एल्डियागो ने अपने सर से देव का सर जोड़ दिया, जिससे दोनों के फॉरहेड यानी आगे का माथा टच हो रहा था। देव भी अपने शरीर में जादुई ताकत का फ्लो महसूस कर पा रहा था। उसे अपने दिमाग को जादुई स्पेल से आता हुआ महसूस हो रहा था। तभी प्रीति की आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगी। एल्डियागो बड्डी तेजी से वापस देव के शरीर में समा गया। देव की आंखें फिर हैरान रह गई। आखिर देव को एल्डियागो को यूं एकदम निकलना और घुसना देखकर बड़े ही अजीब अजीब से ख्याल मन में आते थे। इधर प्रीति को होश आने लगा था और उसने जैसे ही अपनी आंख खोली, उसने उदासी भरी निगाहों से देव की तरफ देखा और देखते हुए बोली, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम भी अपनी जान गवाह बैठे। फिर उसने जैसे ही महसूस करा कि वो देव की गोदी में लेटी हुई है, वो हड़बड़ाहट में उठी और बोली, क्या हम जिंदा है? पर कैसे? मुझे तो लगा कि हम दोनों पहाड़ी से गिर गए थे। फिर कैसे? देव ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे पहाड़ी पर खद्दा कर दिया था और खुद गिरने लगी थी। फिर मैंने भागकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेकर तुम्हें ऊपर की ओर खींच लिया। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें ठीक से याद नहीं। पर प्रीति ने देव की बात को आधा अधूरा ही सुना और वह बोली, जल्दी चलो, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। हमने जंगल पार कर लिया है, अब हम पैदल भी वहां पहुंच सकते हैं। इतना कहकर दोनों ने फिर दौड़ लगनी शुरू कर दी। उन्हें भागते हुए कुछ ही समय हुआ होगा। इतने में देव ने लिली की आवाज सुनी। एसफॉस एल्यूमिनियम देव ने आवाज को सुनते ही पहचान लिया और उन्होंने रफ्तार तेज कर दी। लगभग 10 मिनट और भागने के बाद उन्हें लिली और गार्ड दिखाई दिए। प्रीति ने बिना सोचे समझे ही उनके पास भागकर जाने का फैसला करा, पर देव ने होशियारी दिखाते हुए उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया और सर से इशारा कर उसे लिली की ओर न जाने को कहा। फिर देव और प्रीति दोनों थोड़ी दूरी से लिली को यूं लड़ता हुआ देखने लगे। लिली तो मानो किसी खूंखार शेरनी की तरह उन पर टूट पट दी। उसने लगभग पूरी जंग जीत ही ली थी। देव भी यही सोच रहा था कि आखिर वो यहाँ बिना वजह ही इतनी मेहनत करके आया। ये लड़की तो अभी ऐसे और 50 लोगों को अकेले हराने की ताकत रखती है। प्रीति ने बद्धा ही सीरियस लुक देते हुए लिली के सामने लड़ेच रहे दुश्मनों की तरफ देखते हुए कहा, ये तो ब्लड मैजिशियन है। लिली जैसी ताकतवर मैजिशियन भी इनका अकेले सामना नहीं कर पाएगी। हमें कुछ करना चाहिए। देव ने फिर प्रीति की ओर देखते हुए कहा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें छुपकर पहले देखना चाहिए कि ये कितने ताकतवर है और फिर हम उसी हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे। प्रीति को देव की बात ठीक लगी और उसने देव की हाँ में हाँ मिला दी, पर लड़ाई का नजारा देख कर तो लग ही नहीं रहा था कि उन्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लिली और उसका रॉयल बॉडीगार्ड दोनों ही काफी तजुर्बे वाले मैजिशियन थे। ब्लड मैजिशियन के हमले मानो उन्हें छू भी नहीं पा रहे थे, पर शायद देव और प्रीति इन मैजिशियन को कुछ ज्यादा ही ताकतवर मान रहे थे। लिली ने इन्हें कुछ ही पल में धूल चटा दी और वो अपने भाई की ओर उसे बचाने को चल दी। पर जैसे ही वो प्रीति ने अपने भाई को खोलना चाहा, एक आवाज आई, रेतोपी ब्लीड वस्पर। ये एक ब्लड मैजिशियन का स्पेल था। उसने इस स्पेल को पढ़ते ही अपना हाथ काट लिया। उसका खून लंबे लंबे खंजारों में तब्दील हो गया और जोर से लिली की ओर बढ़ा। देव ने बिना देर करे लिली की ओर भागा और इससे पहले वो खंजर लिली या उसके भाई को छू पाते, वह उन दोनों को लेकर जोर से कूद गया और इससे पहले वो ब्लड में समझ पाता कि क्या हुआ, प्रीति ने अपने फायरबॉल से उसको जला दिया। गार्ड ने अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए रॉयल गार्ड्स तक ये खबर पहुंचा दी। उसके बाद लिली ने एक शक्का भारी निगाह से देखते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जासूसी। प्रीति घबरा गई और डरते हुए बोली,
नहीं प्रिंसेस लिली, हमें आपको इस तरह जाता देख आपकी फिक्र हुई, इसलिए हम आपके पीछे आए। पर लिली तो न जाने देव के बारे में क्या ही सोच रही थी। उसने फिर मुंह बिगाड़ते हुए कहा, फिक्र करने वाले साथ लड़ते हैं, छुपकर पीछे से वार करने का मौका नहीं खोजते। लिली प्रीति को कोई जवाब दे पाती इससे पहले देव बिना बोले रह न सका, और देव ने गुस्से भरी निगाहों से लिली की ओर देखा और ताना मारते हुए बोला, मुझे तो लगा जान बचाने वाले का शुक्रिया करते होंगे, पर तुम्हारे नखरे तो अलग ही लेवल पर है। चलो प्रीति, अगली बार मदद भी सोच के करेंगे। देव इतना कहकर जैसे ही घूमा, लिली का रॉयल गार्ड उस पर झपटा और बोला, प्रिंसेस से बात करने की तमीज तुझे सिखानी पड़ेगी नाली के कीड़े। पर वो देव को छू भी पता इससे पहले देव ने उसे घूमकर एक लात मारी और वो दूर जाकर गिरा। अगर देव चाहता तो एक लात में उसकी पसलियों को तोड़ उसे घातक नुकसान पहुंचा सकता था, पर उसने ऐसा न करना ही ठीक समझा। उसे दूर फेंकने के बाद देव ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे उस गार्ड के घोड़े पर बैठा लिया और एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, ये तुम्हारी जान बचाने की फीस है, मेरी डॉर्म के बाहर से उठा लेना। प्रीति थोड़ी परेशान थी, पर बिना कुछ कहे ही वो घोड़े पर बैठकर आ गई। देव और प्रीति को वापस आते आते शाम हो गई। दोनों ने जाकर खाना खाया। इतने में प्रीति बोली, देव तुम ताकतवर जरूर हो, पर तुम्हें इस देश के रॉयल और नोबल से बचकर रहना चाहिए। पर तुमने तो आज प्रिंसेस के गार्ड का ही घोड़ा चुरा लिया। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पागल, चुराया थोड़ी ना है, बस उधार ही तो लिया है, लौटा देंगे। पर प्रीति को ये बात बिल्कुल पसंद न थी और वो बोली, नहीं देव, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन? इतना कहकर वो रोने लगी। देव को आज पहली बार ये एहसास हुआ कि प्रीति भी इस दुनिया में अकेली है। देव तो यही सोचता था कि उसके पास प्रीति के अलावा कोई नहीं है, पर यहाँ तो प्रीति भी अकेली ही थी। देव तो इस दुनिया के चक्कर में ये भूल ही गया कि प्रीति ने आज तक अपने परिवार का कभी कोई जिक्र क्यों नहीं करा। देव ने उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, चलो ठीक है, खा लो कम से कम। पर देव को क्या पता था, भगवान ने सारी उसी के ही सिर लिख रखी हैं। देव और प्रीति ने मेस में जाकर खाना खाने बैठे ही थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी देव को उम्मीद न थी। देव ने प्रीति के आंसू सही से सॉफ भी नहीं करे थे। इतने में रॉयल गार्ड्स ने उसे और प्रीति को खाना खाते खाते ही आकर घेर लिया। देव भी बिना वक्त गवाए उठ खड़ा हुआ, पर प्रीति तो अभी यही समझने की कोशिश कर रही थी कि ये चल क्या रहा। फिर देव ने प्रीति के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी ओर देखते हुए कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें गार्ड्स से क्या खुद किंग से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब प्रीति ने लंबी सांस ली और वो भी देव के साथ लड़ने के लिए खड़ी हो गई। पर एक तरफ 10 गार्ड्स और एक तरफ बस देव और प्रीति। जीतना तो दूर की बात, क्या वह उनके सामने खड़े भी हो पाएंगे? Infinix Hot 60 i5G. Let it be seen, that's hot. That's hot. Every angle burns, every step's a shot. That's hot. को देखकर देव को डर तो लग ही रहा था, पर उसकी बात को सुनकर प्रीति एकदम शांत हो गई थी। उसे देव पर एक अलग ही भरोसा था। प्रीति ने अपनी आंखें बंद करी और फिर अपने दोनों हाथों को हवा में उठा लिया ताकि वह हर वार के लिए तैयार रह सके। देव ने अपने अंदर समाये एल दियागो से चिंतित स्वर में कहा, एल दियागो, अगर मुझे यहाँ से अभी भागना पड़ा तो तुम मुझे इन सब के हमलों से बचा पाओगे। देव ने एल दियागो की ताकत देखी थी, पर वह ये भी जानता था कि एल दियागो अभी कमजोर हालत में है, इसलिए देव ने लड़ाई शुरू करने से पहले ही ये बात जान लेनी ठीक समझी। एल दियागो ने एक भारी सी आवाज में कहा, मुझे सब बीस्ट्स का किंग माना जाता है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको इन्हीं सब की लाशों पर से भी ले जाने की ताकत रखता हूँ, आप बस हुक्म कीजिए। इतने में देव ये सब सोच ही रहा था कि कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ देव की बल्कि वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रख दी। 10 की 10 गार्ड्स हवा में उड़ने लगे, सब जैसे किसी बहुत ही ताकतवर स्पेल के अंदर हो। सब लोग हैरान थे, कोई कुछ समझ पता। इससे पहले ही प्रोफेसर निकोला आकर देव के सामने खड़े हो गए। निकोला ने एक मुस्कुराहट देते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? फिक्र मत करो, इस अकेडमी में किसी भी राजा के नियम नहीं चलते। बस हेडमास्टर विलियम वॉटसन को छोड़कर हम अपने हर स्टूडेंट की पूरी हिफाजत का पूरा ख्याल रखते हैं। इतने में ये सब देव की समझ आता था। सब लोगों के चेहरे पर एक डर और हैरानी दोनों का भाव आ गया। हेडमास्टर हवा में लहराते हुए आगे आए और बोले, जब तक मैं इस एकेडमी का हेडमास्टर हूँ किसी भी बच्चे पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। फिर एक गार्ड की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा, अपनी आने की वजह बताओ। इतने में दूसरा गार्ड बीच में कुछ बोलने ही वाला था कि हेडमास्टर ने बस अपनी एक उंगली के इशारे से उससे बेहोश कर दिया। देव तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया, बिना किसी स्पेल के भी वो कितने ताकतवर थे। उस बेचारे गार्ड की तो मानो हवा ही निकल गई। वो बेचारा जीभ लड़खाते हुए बोला, सर हमारा कोई भी गलत इरादा न था, हम तो बस प्रिंस रियान की हिफाजत के लिए तैनात थे। वो इस नौजवान से मिलना चाहते हैं।
इतने में भीड़ में से निकलता हुआ एक बच्चा सामने आया। उसने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी जिसपे एक शेर का निशान छपा हुआ था, घुंघराले बाल और देखने में ही मानो लिली से कुछ 1 साल छोटा होगा। और अपना सर को झुकाकर उसने बड़े अदब से कहा, हेडमास्टर, आपको और आपके स्टूडेंट जो भी मेरी वजह से तकलीफ हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तो बस उस लड़के से मिलकर उसको शुक्रिया कहना चाहता था जिसने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथ साथ मेरी बहन को भी बचाया। पर हेडमास्टर का तो जैसे एक अलग ही खौफ था और उन्होंने बड़ी ही कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा मकसद मायने नहीं रखता। मेरी एकेडमी में कदम रखने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी, चाहे तुम कहीं के भी प्रिंस हो। इतना कहकर हेडमास्टर जाने लगे और फिर उन्होंने देव की तरफ गुस्से से देखा और बोला, लंच के बाद मेरे ऑफिस में आना। हेडमास्टर के जाते ही प्रिंस देव के पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हे, मेरा नाम रियान है और मैं लिली का भाई हूँ। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कौन से परिवार से ताल्लुकात रखते हो तुम? इस सवाल के साथ उसने अपनी बात खत्म करी। देव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो, मैं देव शर्मा हूँ, एक आम आदमी। मैं किसी नोबेल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता। ये मेरी दोस्त है। प्रीतिदेव की बात सुनकर तो मानो रियान की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई और खुश होते हुए बोला, इसका मतलब तुम एक कॉमनर होने के बाद भी लिली की जितनी ताकत रखते हो। जब ही तो वो तुमसे फालतू सवाल पूछ रही थी। कुछ समय बाद मैं भी इसी अकेडमी में आने वाला हूँ। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे दोस्त बनो, एक प्रिंस की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ही। और सब तो मेरे आगे दिखावा करते हैं पर तुम कुछ अलग हो। इतना कहकर वो प्रिंस रेयान वहाँ से जाने लगा। सच कहो, देव ने जैसा सोचा था ये प्रिंस वैसा बिल्कुल न था। पर देव के पास और बहुत सी चीजें थी टेंशन लेने के लिए, जिसमें से एक थी हेडमास्टर जिन्होंने देव को अपने ऑफिस में बुलाया था। ना जाने क्या काम होगा। देव बस यही सोच सकता था कि सब ठीक हो। लंच खत्म होते ही देव हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर गया। उसने जाकर दरवाजे पर नॉक करा। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अंदर का नजारा तो बिल्कुल अलग था। देव को लगा था कि हेडमास्टर का ऑफिस है, सब कुछ ऑफिस जैसा होगा, किताब, कुर्सियां वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो जैसे एक पिकनिक चल रहा था। हेडमास्टर ने हाथ में मीट के टुकड़े ले रखे थे और वो अपने सामने बैठे 3 शेरों को एक एक कर खिला रहे थे। देव के अंदर जाते ही वो तीनों शेर देव की तरफ देखने लगे। फिर हेडमास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, डरो मत, ये तीनों मेरे सबसे वफादार साथी हैं। हेलो बोलो इन्हें। शेरों से हेलो बोलो। देव के मन में ये सवाल चल ही रहा था। इतने में एक पतली सी आवाज आई, मैं पाको हूँ, ये मेरी बड़ी बहन पीको है और ये मेरा भाई पेकी। देव इधर उधर परेशान होकर देखने लगा कि ये आवाज आखिर कहाँ से रही है। देव को आवाज तो सुनाई दे रही थी पर उस आवाज का सोर्स नहीं मिल रहा था कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। इतने वही पतली सी आवाज फिर से आई, कौन है बच्चा हेडमास्टर? यहाँ इस वक्त इसे बुलाने की वजह क्या है? आज आप हमें ताजा मीट खिलाना चाहते हो क्या? इतना कहकर वह आवाज गूंजने लगी। पर हेडमास्टर के चेहरे पर एक गुस्सा था जिसे वहां पर मौजूद देव के साथ साथ वह तीनों शेरों ने भांप लिया था। फिर हेडमास्टर ने बोलना शुरू करा, मेरा एक स्टूडेंट है, नाम क्या था तुम्हारा? देव ने हिचकिचाते हुए कहा, देव शर्मा सर। फिर देव की ओर देखते हुए हेडमास्टर फिर बोले, हाँ देव, तो बेटे आप मुझे शुरू से बताओ कि हुआ क्या था। देव ने सर को बताया कि कैसे उसने और प्रीति ने लिली और उसके गार्ड की बात सुन ली थी, इसीलिए उन्होंने उनका पीछा करा। और पर देव ने प्रीति के स्पेल की बात को ना बताते हुए कहा कि उन्होंने जंगल मॉन्स्टर से बच के पार करा था आज, और बाकी सारी वारदात हूबहू बता दी। बात सुनते सुनते हेडमास्टर देव के पास आए और बोले, जिस दिन तुमने एडमिशन लिया था मैं जान गया था कि तुम एक ताकतवर मेज बन सकते हो, पर तुम्हें रॉयल और नॉबलस से दूर रहना होगा, वरना ये तुम्हारी ताकत से जलकर तुम्हें कुछ बनने से पहले ही खत्म कर देंगे। पर तुमने किसी की मदद करी, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई, शाबाश। इतना कहकर हेडमास्टर ने देव जाने को कहा। हेडमास्टर क्या कहना चाहते थे देव ये तो जान गया था, इसीलिए देव ने अपने आप को और ताकतवर बनाने का सोचा। मेरे बाहर आते ही देव को प्रीति और रोशन ने घेर लिया। प्रीति डरते हुए, तुम ठीक हो? तुम्हें निकाला तो नहीं सर ने? रोशन ने मुहा बनाते हुए सुस्त सी आवाज में कहा। ने पहले दोनों को शांत कराया और फिर बड्ढे ही प्यार से समझाते हुए बोला, अरे अरे सब ठीक है, बस सर जानना चाहते थे कि बात क्या। इतना कहकर वह तीनों क्लास की ओर चल दिए। पूरे दिन देव यही सोचता रहा कि अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकता है। स्कूल में जो उन्हें सिखा रहे थे वो काफी न था। इस सवाल में उलझे उलझे कब शाम हो गई पता ही न चला। प्रीति देव को भाषा सिखाने आई, पर देव का मन न था, इसीलिए उसने मना कर दिया। आखिर मन होता भी कैसे? जिंदगी ने उसे एक ऐसी दुनिया में लाकर छोड़ दे दिया था जिसके बारे में न तो वह कुछ जानता था, न ही किसी से अपनी मुसीबतों के बारे में राय ले सकता था, क्योंकि दोस्त के मुखौटे के पीछे कौन छिपा है ये जानना
कोई आसन काम थोड़ी ही न है। देव रात का खाना खाने भी नहीं गया। आज ना तो उसे भूख लग रही थी, ना नींद आ रही थी। जब उसे कोई रास्ता न सूझा तो देव ने एल्दियागो से बेचैन होते हुए कहा, दोस्त, तुम तो इस दुनिया में कई सालों से हो, मुझे मेरी ताकत बढ़ाने का तरीका बताओ ना। एल्दियागो अपने एक छोटे ड्रैगन के रूप में देव के सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, जिसने ड्रैगन किंग को अपना गुलाम बना लिया, उस पे भला ताकत की क्या कमी हो सकती है। देव ने निराशा भारी आंखों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें आज तुम्हारे सारे बंधन से मुक्त करता हूँ। मैं तो किस्मत से तुम्हें जीत पाया था, मुझ में इतनी ताकत कहाँ की मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं। एल्दियागो ने गर्व भरी आंखों से कहा, मास्टर मेरे सामने खड़े होने के लिए ही है ही एलीट लेवल मेज की ताकत चाहिए होती है, और आप तो केवल अभी एक स्टूडेंट हो। आप अपने आप को कमजोर ना समझे। मैं आपके अंदर रहता हूँ। मुझे अपने अंदर रखने के लिए ही आपको कम से कम मुझसे 2 लेवल ऊपर होना होगा। और देखो मैं कितने आराम से आपके अंदर रह रहा हूँ, और मैं आपको छोड़ के कहीं भी जाना नहीं जाता। अगर आप चाहो तो मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता, पर जो आता है वो आपको जरूर सिखा दूंगा। एल्दियागो की ये सब बातें सुनकर देव की खुशी वापस आ गई। देव ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान है। तो चलो कब से शुरू करनी है ट्रेनिंग। एल्दियागो ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी और आज से। देव ने भी उसकी हाँ मैं हाँ मिलकारा उसके साथ चलने को तैयार हो गया। एल्दियागो ने देव को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उड़ चला। देव ने आसमान की ओर देखा तो आसमान लाल था। देव ने बड़े ही चौंकते हुए पूछा, ये आसमान का रंग लाल क्यों है। एल्दियागो तो मानो हक्का बक्का रह गया और बड़े ही आश्चर्य के साथ बोला, आप कौन सी दुनिया से हो मास्टर, यह तो बच्चा बच्चा जानता है। लाल आसमान का मतलब क्या है। लाल आसमान के बारे में तो बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था। अब तो माहौल फिर भी पहले से बहुत ठीक है। कुछ सालों पहले तो किंग के गार्ड्स हर शहर के किनारे पर कड़री जी होकर ध्यान रखा करते थे कि कोई भी व्यक्ति शहर से बाहर न जा सके। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद एल्दियागो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महीने में एक बार आसमान अपना रंग लाल करता है, जिसमें वुल्व्स और वैम्पायर्स की ताकत 2 गुना हो जाती है, और वो अपने लिए इंसानी शिकार ढूंढते हैं, और कभी कभी तो शिकार के ऊपर आपस में लड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस दिन इनकी प्रेम करने की और सेक्स करने की भावना इतनी गहरी होती है कि इनके बीच में जो भी रुकावट आती है, ये सीधा उसकी जान ही ले लेते हैं। एल्दियागो की बात सुनकर देव को उसकी वफादारी पर शक होने लगा, और होता क्यों ना, उसे भी देव को आज ही की रात लाना था। क्या वो देव को उनका शिकार बनाना चाहता था। देव के मन में हमेशा ऐसे ही अजीब अजीब से सवाल आते थे। क्या? देव ने घबराते हुए पूछा, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? फिर अगर हमें कोई मिल गया तो कैसे सामना करेंगे उनका हम? एल्दियागो ने फिर अपनी डरावनी हंसी जोर जोर से, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं उन्हें आसपास भी नहीं आने दूंगा, पर अगर वो रॉयल फैमिली से हुए तो शायद मैं उन्हें न हरा पाऊं, पर आपको तो सुरक्षित बचा ही लाऊंगा। देव जी डर तो लग रहा था, पर ताकत के लिए ये छोटी सी कुर्बानी थी, क्योंकि आगे क्या क्या मुसीबतें उसका इंतजार कर रही होंगी उसे क्या पता। पर उसे तो इनका पूरा ख्याल रखना होगा ना। कुछ देर बाद उड़ते उड़ते वो दोनों एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही एल्दियागो देव के ऊपर बिजली की तेजी से टूट पड़ा, पर देव भी एक के बाद एक उसके वार से बचता गया। एल्दियागो की रफ्तार अब पहले जितनी तेज नहीं थी। वजह यही थी कि उस पत्थर के टूटने के बाद एल्दियागो की ताकत बेहद ही ज्यादा सीमित हो गई थी। एल्दियागो ने थक कर हांफते हुए कहा, आप बचाव तो बहुत अच्छा करते हो, पर हमला क्यों नहीं करते। इस बात का देव के पास बिजली की तेजी से टूट पड़ा, पर देव भी एक के बाद एक उसके वार से बचता गया। एल्दियागो की रफ्तार अब पहले जितनी तेज नहीं थी। वजह यही थी कि उस पत्थर के टूटने के बाद एल्दियागो की ताकत बेहद ही ज्यादा सीमित हो गई थी। एल्दियागो ने थक कर हांफते हुए कहा, आप बचाव तो बहुत अच्छा करते हो, पर हमला क्यों नहीं करते। इस बात का देव के पास कोई जवाब न था। उसे हमले के लिए कोई स्पेल पता ही नहीं थे। ऐसा कहकर एल्दियागो ने देव को कुछ बेसिक हमले सिखाए, जिसमें जादू का कोई इस्तेमाल न था। वह उन्हें प्रीनक्टीज करते करते रात के 1 बज गए। कुछ समय बाद एल्दियागो ने कहा, मास्टर अब फिजिकल ट्रेनिंग बहुत हो गई, अब आपको उस स्पेल को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए जिसे मैंने आपको दिया था। इतना कहकर वो शांत हो गया। उसकी ये बात सुनकर देव के मन फिर उसकी वफादारी को लेकर सवाल आने लगे, और उसने अपने मन ही मन सोचा, ये वही स्पेल थे जिसे आज तक बहुत कम इंसान इस्तेमाल कर पाए हैं, और ये चाहता है कि मैं ये कोशिश करूं जिसमें जान का खतरा है। शायद ये मुझे कुछ ज्यादा ही काबिल समझता है, पर मैं भी उड़ना चाहता हूँ। उसकी इस उड़ने की इच्छा ने उसे इन स्पेल को इस्तेमाल करने के लिए मना लिया। देव ने स्पेल को अपने मन में याद करा और उसे पढ़ना शुरू करा। एल्टी प्रेस्टेलम एल्टी प्रेस्टेलम एल्टी प्रेस्टेलम एल्टी प्रेस्टेलम।
एल्टी प्रेस्टेलम देव जैसे जैसे इस स्पेल को पढ़ रहा था, वह अपने अंदर उस ताकत को जागते हुए महसूस कर पा रहा था। उसके अंदर से मानो पानी फुटकर बाहर आना चाह रहा हो। उसी तरीके से देव के अंदर से मैजिकल एनर्जी वैसे ही बाहर आने को ही निकल रही थी। ये एहसास एकदम अलग सा था और नया भी, पर एकदम से वो पानी जैसे कहीं गायब हो गया। सारा जादू जो महसूस हो रहा था वो एकदम गायब हो गया। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म सी हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। शायद वह इतना ताकतवर ना था जितना खुद को समझता था। आंखों के सामने छाते अंधेरे के संग ही वह जोरों से नीचे गिर पड़ा, पर देव को कुछ महसूस न हुआ। मानो कुछ महसूस करने के लिए उसके पास कुछ बचा ही न था। न वह अपने हाथ महसूस कर पा रहा था, न अपने पैर। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद देव को होश आया। वह एल दियागो के पंखों पर आराम कर रहा था। उसके जागते ही एल दियागो ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मास्टर, क्या आपने पहले कभी जादू करा है? एल दियागो के इस सवाल ने देव को एकदम हैरान कर दिया। आखिर ऐसी कौन-सी गलती देव ने कर दी थी जिससे एल दियागो को ऐसा लगा कि देव ने पहले जादू नहीं करा। देव ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्या तुम हमारे बीच हुआ वो मुकाबला भूल गए जिसमें मैंने तुम्हारे ऊपर फायरबॉल का इस्तेमाल करा था? देव को अपनी बात किसी तरह मनवानी थी, वरना एल दियागो को देव का इस दुनिया से होने पर शक हो सकता था और देव अभी ये किसी को भी बताना नहीं चाहता था। फिर एल दियागो ने बताया कि स्पेल को इस्तेमाल करने के लिए बस मंत्र को पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि आप उस स्पेल से क्या करना चाहते हो उसे अपने दिमाग में उतारना होता है। इसी वजह से आप किसी भी स्पेल को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और जब अनुभव बढ़ जाता है तो बिना स्पेल पढ़े भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैजिस्टिक और गॉड लेवल में करते हैं। ओह, तो मेरा तरीका गलत था। शुक्र है, अगर ये मुझे अभी इस बात के बारे में नहीं बताता तो आगे बहुत परेशानी हो सकती थी, देव ने मन में सोचा। थोड़ी देर देव ने आराम करा और फिर स्पेल को पढ़ना शुरू करा और अब की बार उसके दिमाग उस स्पेल से आने परिणाम को लेकर चल रही थी। एल्टी प्रेस्टेलम, ये स्पेल उड़ने के लिए है तो मेरे पंख कैसे होने चाहिए? ब्लैक नहीं, नहीं व्हाइट। एंजल जैसे? अरे नहीं, पर्पल जैसे कोई सुपर हीरो हो, वो भी क्रिस्टल जैसे शायद, हाँ, ताकि मैं उनसे बचाव भी कर सकूं। हाँ हाँ, पर्पल क्रिस्टल के। मजबूत, ताकतवर और तेज देव के मन में बस यही ख्याल चल रहे थे। देव ने सोचना शुरू करा ही था कि से उसे अंदर ही अंदर कुछ महसूस होने लगा, पर अब की बार ये फीलिंग पहले से बहुत अलग थी। उसकी ताकत को पता था कि उसे किस रास्ते पर जाना है। अब की बार देव के मैजिक को रास्ता पता था कि उसे किस आकर में ढलना है। कुछ ही पल बीते होंगे कि देव के पंख बनने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे देव के दिमाग में चल रहे थे। लाल चांद में चमकता पर्पल रंग। देव सच में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। पर्पल कलर के क्रिस्टल के पंख, मजबूत, ताकतवर और बेहद ही खूबसूरत। पर्पल कलर के पंख शायद ही किसी ने उस दुनिया में देखे होंगे। एल दियागो को आंखें चमक उठी। उसने बड़ी ही हैरानी से पूछा, मास्टर, आज तक मैंने इतने खूबसूरत पंख नहीं देखे। आज फिर से मुझे आपका गुलाम होने पर गर्व है। कभी कभी तो लगता है कि शायद आप इस दुनिया से ही नहीं हो। बिना रुके एल दियागो ने खुशी से भरी हुई आवाज में बोलना जारी रखा, अब इन्हें अपने हाथों की तरह समझो और आसमान को निशाना बनाकर उड़ जाओ। देव ने इससे आगे उसकी बात को सुनना जरूरी ना समझा और अपने पंखों को महसूस करने की कोशिश करी। एक दो बार में ही देव ने उन पर काबू पा लिया। अब क्या था, देव ने अपनी पूरी ताकत उन पंखों में डाली और उड़ चला। और देव ने अपनी पहली उड़ान भरी ही थी कि वह कुछ ही पलों में बादलों के बीच था। एल दियागो ने भी बिना देरी के उड़ान भर ली। नए नए पंखों को देख देव की खुशी का ठिकाना न। कुछ दिनों पहले ही तो देव आसमान में उड़ता हुआ ऐसे पंखों के साथ उड़ने का ख्वाब देख रहा था और अब देव बादलों के बीच पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों पर था। अपनी सारी थकान को भूल देव ने अभी अभी ऊपर आए एल दियागो की तरफ चमकती हुई आंखों से देखते हुए कहा, मिस्टर ड्रैगन एम्परर, एक रेस हो जाए। बस देव ने इतना कहा और वह अपनी पूरी रफ्तार से उड़ चला। पर एल दियागो की फितरत में भी कहा हार मानना था। आखिर था तो ड्रैगन किंग ही, उसने भी अपनी पूरी जान लगा। इस रेस के बीच एल दियागो और देव दोनों ही ये बात भूल गए थे कि अभी देव ने उड्डी बेचने के बारे में कुछ नहीं सीखा, पर एक दूसरे से मुकाबले के चक्कर में ये बात बीच में कहाँ आने वाली थी। अब देव के अंदर भी एक अलग ही जोश था जो उसे उसका बेस्ट देने को कह रहा था। कभी देव आगे तो कभी एल दियागो। बस इसी खुराफात में वह कब जंगल की गहराई में चले गए, दोनों में से किसी को भी पता न चला। इसी बीच देव को कुछ आवाज सुनाई दी, किसी के गुर्राने की। देव भी बिना कुछ सोचे समझे ही उस आवाज की तरफ उड़ चला। एक नौशिकिया होने के बावजूद भी देव अपने आप को हवा में काफी अच्छे से संभाल रहा था। उसने अपनी रफ्तार को कम करते हुए जंगल में से आई उस आवाज का स्रोत खोजना चाह रहा था। इतने में देव ने देखा कि
7-8 वुल्व्स एक इंसान का पीछा कर रहे, पर वह इंसान भी कुछ कम ना था। बिजली की रफ्तार से वो भागे जा रहा था, सभी भेड़ियों के हमलों से बचता हुआ। इतने में देव कुछ सोचता समझता एल दियागो ने बहुत ही सीरियस आवाज में कहा, देव, मुझे नहीं लगता हमें किसी और के बीच में अपनी टांग अड़ानी चाहिए। वैसे भी वो इनसे बच ही जाएगा। वह इंसान भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं लगता। एल दियागो की आवाज देव के कानों तक तो पहुंच तो रही थी, पर देव का पूरा ध्यान सिर्फ उसी लड़के पर था। जैसे जी एल दियागो ने अपनी बात खत्म करी, 2 भेड़िया आगे से उस लड़के की ओर जा पटे और वो जाकर पेड़ों में जा टकराया। एक के खिलाफ अब लगभग 10 वुल्व्स थे। बस देव ने इतना देखा ही कि देव के अंदर न्याय का कीड़ा जाग उठा और देव बिना कुछ कटे रहा ना सका और वह एल दियागो की बातों को अनसुना कर उड़ चला उसे बचाने। देव ने जैसे ही उनके पास जाकर उतरने की कोशिश करी, वह बैलेंस से न कर सका और सीधा जाकर उसी पेड़ में जा टकराया जिस पेड़ में वह लड़का टकराया था जिसका पीछा भेड़ी करते थे। पर देव को कुछ ज्यादा खास चोट न लगी। देव की फिजिकल स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और मानो हर दिन देव को कुछ न कुछ अपनी ताकत में बढ़ाव ही महसूस होता था। देव ने खड़े होकर उस व्यक्ति को खड़ा करा। वह लगभग देव की ही उम्र का था। उसके सफेद बाल उस लाल चांद में कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। उसके कपड़े थोड़े गंदे जरूर थे, पर उन्हें देखकर ही पता लग रहा था कि ये किसी अमीर फैमिली से ताल्लुकात रखता। पर जैसे ही देव की नजर उसकी आंखों पर पड़ी, उसकी आंखें एकदम लाल थी, मानो जैसे आंखों में खून भरा हो। पर जब देव को वो लड़का उन आंखों से देख रहा था, जब देव के अंदर किसी भी तरह का डर नहीं था, फिर देव ने उस लड़के के मुंह की तरफ देखा जिसमें से खून टपक रहा था। पर उसके बाद जो देव ने देखा, वो देखते ही देव को एक धक्का सा लगा। वह लड़का कोई इंसान न था। उसके लंबे लंबे नुकीले दांत इस बात का सबूत दे रहे थे कि वह एक वैम्पायर है। देव बेशक पहली बार किसी वैम्पायर से मिला रहा था, पर उसने इनके बारे में कई मूवीज देखी थी और अब तो उसकी जिंदगी भी किसी मूवी से कम न थी। इसलिए देव को पहली नजर में ही अंदाजा लग गया कि वह लड़का कौन है। पर देव इससे पहले कुछ कहता या सुनता, वो बिजली की रफ्तार से खड़ा हुआ और देव की ओर झपटा। देव को पहले लगा कि ये एक हमला है, पर उस लड़के ने देव का हाथ पकड़ा और देव को अपने पीछे कर लिया। ऐसा करते के साथ ही उसने देव के पीछे से हमला करते हुए वुल्फ के सीने में हाथ दे दिया और उसका दिल बाहर निकाल लिया और बड़ी ही तेज आवाज में कहा, इंसान, तुम यहाँ से जितना दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ। मैं इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले तो ये लड़का वहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहा था, पर अब इसने लड़ने का फैसला कर लिया था। शायद इसकी वजह देव था। वह लड़का जानता था कि अगर वह वहाँ से भागेगा तो भेड़ी देव को अपना शिकार बना लेंगे। इतना कहकर वह लड़का उन 10 वुल्व्स पर अकेला टूट पड़ा। पर अब ऐसी बात सुनने के बाद देव कैसे इतनी आसानी से पीछे हट किसी को ऐसी लड़ाई में छोड़ सकता था। देव ने भी बिना देरी के उन पर हमला शुरू कर दिया। देव को ऐसे वार करता देख एल दियागो ने भी बिना वक्त गवाए लड़ाई से जुड़ गया। कुछ ही पलों में उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी। उसके बाद उस लड़के ने देव की ओर देखते हुए कहा, तुम तो इंसान हो, फिर तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली? देव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे लिए सब बराबर है। मैं नहीं जानता था कि तुम अच्छे हो या बुरे, पर मैं तुम्हें इतने लोगों के बीच अकेला नहीं छोड़ सकता था, चाहे तुम कोई भी हो। देव इतने उससे बात कर ही रहा था कि इतने में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। एल दियागो देव के पास आया और बोला, देव यहाँ पर और वैम्पायर आते ही होंगे। वो अपनी प्रजाति को मीलों दूर से ढूंढ लेते हैं। हमें चलना चाहिए। देव को भी उसकी बात एकदम ठीक लगी और उसने भी वहां से निकलने का फैसला ही ठीक समझा। देव ने उसे वहां एक पेड़ के पास लेटिया और वह दोनों वहां से चल दिए। लगभग 3 बज चुके थे। रास्ते में एल दियागो ने देव को उड़ने के सारे बेसिक सिखा दिए। वैसे भी देव ने बहुत कुछ तो हवा में ही सीख लिया था। अब देव को किसी भी सवारी की जरूरत ना थी। बस अब देव को नए नए स्पेल सीख कर खुद को ताकतवर बनाना था। अपने हॉस्टल रूम में जाकर देव सो गया। सुबह उसकी आंख गेट पर खटखट से खुली। उसने उठकर गेट खोला तो देखा कि गेट पर प्रीति और रोशन हाथ में खाना लिए खड़े थे। खोलते के साथ ही प्रीति ने घबराते हुए बोला, देव तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकते हो। इतने में देव ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे एक साथ इतना सब